वो सबको एक बेकार, कमजोर और बेचारा लड़का लगता था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी किस्मत उसे एक ऐसी ताकत देगी जो उसे सबसे खतरनाक फाइटर बना देगी, सिर्फ एक वजह के लिए, अपने प्यार को बचाने के लिए। वोंग एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट है, चाइना का, ना ज्यादा दोस्त वाला, ना ही कोई खास पर्सनैलिटी, लेकिन उसके दिल में एक छुपी हुई चिंगारी है, उसके बचपन का प्यार। याओ याओ उसके क्लास की सबसे ज्यादा पॉपुलर लड़की है, स्मार्ट, ब्यूटीफुल और हर किसी की ड्रीम गर्ल। वोंग ने कभी हिम्मत नहीं की अपने दिल की बात बोलने की, उसे लगता था कि वो याओ के लायक है ही नहीं। लेकिन एक रात जब कॉलेज के फ्रेंड्स एक साथ ट्रूथ एंड डेयर गेम खेल रहे होते हैं, तब सब कुछ बदल जाता है। याओ एक डेयर में कन्फेस करती है कि वो वांग को पसंद करती है। वांग तो जैसे हवा में उड़ने लगता है, उसे लगता था कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल चुकी है, पर खुशियां ज्यादा देर तक टिकती कहाँ है। याओ के एक और एडमायरर को जो को ये बात पता चल जाती है। जो एक गुंडा है जिसके पास भी बहुत ही पावर और पैसा, एटीट्यूड, सब कुछ है। उसे गुस्सा आ जाता है कि याओ जैसे लड़की ने वांग जैसे लूजर को कैसे पसंद कर लिया। गुस्से में वोंग को सबक सिखाने के लिए निकल पड़ता है। जो अपने गुंडों के साथ वोंग को घेर लेता है और बिना कुछ सोचे समझे उसे मारना शुरू कर देता है। वांग कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ मार खाता रहता है। याओ को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है, जो उसे वीडियो कॉल करके दिखाता है वांग के साथ क्या कर रहे हो। याओ रोती है, चिल्लाती है, प्लीज उसे छोड़ दो, ये गलत है। लेकिन जो बोलता है कि अगर ये खुद बोले कि ये तुझे पसंद नहीं करेगा तभी मैं रुकूंगा। मार लगातार बढ़ती रहती है। वोंग की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, लेकिन उसका दिल, उसका प्यार कभी भी नहीं टूटता। आखिर में वो गुस्से से उठता है और एक गुंडे को जोर से हाथ बट करता है और बिना सोचे समझे नदी में कूद जाता है। सब बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। जो घबरा जाता है, मेरा तो सिर्फ दिखावा करना था, अगर ये मर गया तो मुझे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, अब मैं क्या करूँ। वो अपने लोगों को भेजता है वोंग को ढूंढने के लिए, लेकिन वोंग तो शांत पानी में डूब रहा होता है। वो कुछ भी नहीं कह रहा होता है, बस यादें आती रहती है। उसका दिमाग उस दिन पर चला जाता है जब उसने पहली बार याओ को देखा होता है, स्कूल के पहले दिन। सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन सिर्फ याओ ही थी जिसने कि उसके साथ इंसान जैसा बर्ताव किया। उस पल उसे लगा था कि शायद से दुनिया में कोई है जो कि उसे समझ सकता है। तभी से उसके दिल में याओ के लिए जगह बन गई थी। अब उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन तभी सब कुछ अजीब हो जाता है। उसकी नजर एक पानी के अंदर चमत्कार क्यूब पर पड़ती है। वांग उस क्यूब की तरफ हाथ बढ़ाता है। जैसे ही वो उस क्यूब को छूता है, क्यूब एकदम से उसके अंदर समा जाता है। अब सब कुछ गोल गोल घूमने लगता है। वांग को लगता है कि जैसे कोई उसे स्पेस के बीच खींच रहा हो, वक्त और जगह से परे लेकर जा रहा हो। आंखें खुलती है तो वो एक अजीब से ट्रांसपेरेंट रूम में होता है, जहाँ से दूर दूर तक सिर्फ तारे ही दिखाई दे रहे होते हैं। वो घबरा जाता है, समझ नहीं पाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसके अंदर से एक आवाज आती है, स्वागत है मास्टर। वो आवाज बताती है कि ये क्यूब एक एशियंट पावर है जो सिर्फ किसी खास व्यक्ति के अंदर ही एक्टिवेट होती है, और वो व्यक्ति बन चुका है। इससे पहले कि वो और कुछ समझ पाए, वो एक पल में दोबारा से टेलीपोर्ट हो जाता है, इस बार सीधा नदी के ऊपर आसमान में। वो चिल्लाता है मैं गिर जाऊंगा, लेकिन उसे गिरने नहीं दिया जाता। नीचे देखता है जू और उसके घोड़े उसे ढूंढ रहे होते हैं। फिर एक और ब्लिंक और वो सीधा अपने क्लासरूम में आता है। क्यूब की आवाज फिर से आती है, तुम अभी तक अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम रैंडम जगहों पर टेलीपोर्ट हो जा रहे हो। वोंग अभी तक कंफ्यूज था, लेकिन एक बात तो पक्की है, अब वो वही कमजोर लड़का नहीं रहा। वोंग का दिमाग घूम रहा था। तभी क्यूब ने उसे वार्न किया कि कोई उसके रूम के पास आ रहा है। ये सुनते ही वोंग तुरंत वहाँ से गायब हो गया और सीधा अपने फ्लैट में टेलीपोर्ट कर गया, बिना किसी को दिखाए। थोड़ा शांत होने के बाद उसने एक रिलैक्सिंग शावर लिया, पर जैसे ही निकलता है याओ का फोन आता है। उसकी आवाज में घबराहट थी। जब से उसने वोंग को नदी में गिरते हुए देखा था, वो काफी से डिस्टर्ब हो गई थी। वोंग ने उसे समझाया कि वो तैर कर दूसरी तरफ चला गया था, सिर्फ जॉन को कंफ्यूज करने के लिए। याओ ने कहा कि उसे पुलिस को कॉल करना चाहिए, और वोंग ने कहा कि अब वो थोड़ा ठीक फील कर रहा है, और बिना ज्यादा कुछ कहे कॉल को कट कर देता है। उसने याओ को सिर्फ इतना ही कहा, थोड़ा रेस्ट कर लो। उसके बाद वोंग बेड पर जाकर छिप गया, सोचने लगा कि याओ उसकी कभी उस बात पर यकीन नहीं करेगी जो कुछ उसके साथ आज हुआ। पर वैसे भी वो नहीं चाहता था कि याओ किसी भी तरह से खतरनाक चीजों में फंसे, इसलिए उसने सब कुछ अपने तक रखने का फैसला किया। तभी क्यूब ने फिर से उसे बात करने लगा, क्योंकि अब वोंग शांत था। वो इधर उधर देखने लगा, कंफ्यूज था कि आवाज कहाँ से आ रही है, पर आवाज उसके अंदर से ही आ रही थी। और अचानक क्यूब ने उसे खुद अंदर से खींच लिया। वोंग एक बार फिर से उसी अजीब से स्पेस में घूम रहा था। क्यूब ने उसे बताया कि वो हैरी क्यूब का मास्टर है। ये क्यूब है अल्टीमेट यूनिवर्स सिस्टम, जो कि उसे एक अल्टीमेट वॉरियर बना सकता है। वोंग कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, पर उसे ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। उसने रूम के दरवाजों को ऑब्जर्व किया और क्यूब से पूछा, तुमने मेरी मदद क्यों की? उस मोमेंट पर वो हवा में उड़ने लगा। क्यूब ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी सिर्फ इच्छा पूरी कर रहा हूँ, तुम तो दुनिया के किंग बनना चाहते हो ना। एक पल के लिए वो क्लाउड्स के ऊपर था और अगले सेकंड अपने रूफटॉप के ऊपर होवर कर रहा था। डर के मारे उसके तो होश ही उड़ गए थे। लगा था कि अब गिरा, लेकिन क्यूब ने उसे सेफली नीचे लैंड करवा दिया। फिर क्यूब ने उसे बताया कि टेलीपोर्ट करने में ज्यादा एनर्जी यूज हो गई है, इसलिए अब 1 मिनट का कूल डाउन लगेगा। वोंग ने पूछा, मैं कैसे सीखूं कि एग्जैक्टली किस जगह पर टेलीपोर्ट करना है? तब क्यूब ने उसकी दूसरी स्पेशल एबिलिटी के बारे में बताया, एक सुपर सेंस जो कि नॉर्मल सेंस से काफी ज्यादा
पावरफुल होती है। वोंग ने जैसे ही इस एबिलिटी को एक्टिवेट किया, उसके दिमाग ने हर चीज का एहसास होने लगा। ये सब उसके लिए बहुत ज्यादा हो गया। सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही उसकी सारी एनर्जी ड्रेन हो गई और वो वापस नॉर्मल स्टेट में आ गया। फिर से वो स्पेस वाले रूम में था। क्यूब ने कहा, नूब होने के बावजूद भी तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो। वोंग ने मुस्कुराया था ही कि अचानक से उसके सीने में तेज दर्द होने लगा और वो हिचकिचाते हुए बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो अपने रूम में था और क्यूब उसके पास पड़ा था। वोंग घबरा गया और बोला, तुम बाहर कैसे आ गए? क्यूब ने कामली जवाब दिया, इमरजेंसी थी, तुम्हारी एनर्जी बचानी थी, मैं जरूरत पड़ने पर अपने आप बाहर आ सकता हूँ। वोंग को ये सब काफी कूल लगा। उसने सोचा, चलो थोड़ा और जानते हैं इस क्यूब के बारे में जिसने मुझे इतनी शक्ति दी है। इंटरनेट पर सर्च करने लगा पर कुछ भी नहीं मिला, ना हीरोई क्यूब के बारे में और ना ही अल्टीमेट यूनिवर्स सिस्टम का कोई जानकारी। क्यूब भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा था। वांग थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हुआ पर तभी उसके फोन पर याओ का मैसेज आया, लंच के लिए इनवाइट किए। उसका चेहरा खिल उठा पर फिर उसने जॉन और उसके गुंडों को याद किया। वांग ने मन ही मन में कसम खाई थी कि उन दोनों को फिर से अपने और याओ के पीछे नहीं पड़ने देगा। उसने क्यूब से पूछा कि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है ताकि इतनी जल्दी बेहोश ना हो जाए। क्यूब ने बताया कि वो अपनी पावर लेवल मिलनस जेम से एनर्जी से एब्जॉर्ब करके अपग्रेड कर सकता है, जिससे कि सिस्टम के नए फीचर्स अनलॉक हो जाएंगे। वोंग एक्साइटेड हो गया पर फिर उसे याद आया कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। उसने क्यूब से पूछा, क्या मैं सड़क के किनारे पड़े हुए स्टोन्स को भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि वो भी तो मिनरल्स होते हैं। क्यूब ने समझाया कि हर स्टोन थोड़ी सी एनर्जी देगा, पर अगर वो जल्दी ग्रो करना चाहता है तो उसे स्पेशल जेम्स चाहिए होंगे। क्यूब ने उसका अपार्टमेंट स्कैन करना शुरू किया और उसने एक क्रिस्टल शोकेस में और उसकी माँ के साइनेटिक डायमंड रिंग के बारे में बताया, पर वोंग ने तुरंत मना कर दिया क्योंकि उसके माँ बाप उन चीजों को बहुत ही कीमत देते हैं। क्यूब ने फिर कहा कि स्टोन में से कोई एनर्जी नहीं, पर नीचे गार्डन में एक और जेम स्टोन मिला जो कि उसकी मदद कर सकता है। वोंग तुरंत तैयार हो गया जेम स्टोन ढूंढने के लिए और टेलीपोर्ट करके गार्डन में आ गया। फिर से क्यूब से पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्यूब ने कहा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा दुनिया का किंग बनने के लिए। वोंग ने सीधा जवाब दिया, मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं सिर्फ याओ को सुरक्षित रखना चाहता हूँ। क्यूब ने कहा, दुनिया तुम जितनी सिंपल नहीं है, अगर तुम लड़की को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अनबीटेबल बनना पड़ेगा। पर वोंग ने बोला, बस अब बकवास बंद करो और मुझे जेम स्टोन का लोकेशन बताओ। क्यूब ने कहा, अपनी सुपर सेंस का इस्तेमाल करो। वोंग ने अपनी नई एबिलिटी से आसपास का एहसास करना शुरू किया और एक पेड़ के आसपास जेम लोकेट कर लिया। वो तुरंत वहाँ पर गया और जेम स्टोन को खोद कर निकाल लिया। क्यूब ने कहा कि अब स्पेस रूम वापस जाओ, वहीं पर मेरा असली रूप है और वहाँ इस जेम को फीड करो। वोंग तुरंत टेलीपोर्ट करके स्पेस रूम में आ गया। जेम स्टोन को वॉल में इंसर्ट किया। अचानक रूम की दीवारों में से एनर्जी निकलने लगी। वोंग के अंदर एनर्जी तेजी से बढ़ने लगी। क्यूब ने बताया क्योंकि जेम लो लेवल का था, उसकी स्ट्रेंथ 2 पॉइंट्स और इंडोरेंस 1 पॉइंट से बढ़ गई है। क्यूब ने बताया कि अगर वोंग बेटर जेम स्टोन यूज करेगा तो वो कल से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। वोंग थक कर उठा कल की एक्साइटमेंट के बाद। फिर उसे याद आया कि वो क्लास के लिए लेट हो गया। अब वो भाग कर निकल पड़ा। क्लास में जाकर देखा याओ उससे गुस्सा है क्योंकि उसने उसका कॉल बीच में ही कट कर दिया था। उसके दोस्त मजाक में ही कहते हैं कि चलो अब रूम ले लो, पर तभी जॉन और उसके गुंस वहाँ पर आ जाते हैं। याओ डर गई पर वोंग ने उसे वादा किया कि अब सब कुछ वो संभालेगा और उसका हैंडल करने का ये मतलब था कि वो अपनी किताबों के पीछे छुप गया, उम्मीद करता हुआ कि जॉन उसे ना ढूंढ पाए। फिर भी उसने क्यूब से पूछा कि अगर सिचुएशन बिगड़ गई तो वो क्या लड़ सकता है। क्यूब ने यकीन दिलाया कि जॉन और उसकी गुंस की पावर लेवल सिर्फ 5 है, जबकि वोंग की लेवल 22 है। तब जॉन वोंग को ढूंढने लगा पर याओ अचानक से खड़ी हुई और बोला, छोड़ो हमें। जॉन एक्टिंग करता है कि वो बुरा नहीं है और कहता है याओ को कि वो वोंग के लिए नहीं बोलती क्योंकि वोंग एक लूजर है, अपने लिए एक औरत चाहिए उसे जो कि उसका शील्ड बन सके। याओ गुस्से में कहती है कि मेरे आदमी का नाम अपनी जुबान से दूर रख। तब वोंग खड़ा होता है, कहता है कि जॉन सही था, अब उसे खुद के लिए खड़ा होना चाहिए। वो जॉन को भागने के लिए कहता है पर जॉन उसका कॉलर पकड़ लेता है लड़ने के लिए। वोंग आसानी से उसे हरा देता है और कहता है कि अगर वो पीछे हट जाए तो उसे कुछ भी नहीं होगा। जॉन वोंग की ताकत को देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। तभी प्रोफेसर क्लास में आकर सभी को अपनी सीट पर जाने के लिए कहता है। जॉन कहता है कि वो शाम को बास्केटबॉल कोर्ट में आकर मिलेंगे अगर वोंग नहीं चाहता कि याओ इस लड़ाई में फंसे। वोंग इस बात को चैलेंज समझ जाता है और टाइम पर बास्केटबॉल कोर्ट पर पहुंच जाता है, पर जॉन के साथ आज वहां पर कई लोग भी थे। क्यूब कोर्ट को स्कैन करता है और बताता है कि वोंग के जीतने की चांस सिर्फ 20% है। वोंग घबरा जाता है क्योंकि उसे लगा था कि ये नंबर बहुत ही ज्यादा होगा। जॉन अपने लोगों को दरवाजे बंद करने का हुक्म देता है और वोंग से कहता है कि अगर वो कल के लिए माफी मांगे और वादा करे कि याओ को दोबारा नहीं देखेगा तो उसे माफ कर देगा। वोंग हंसी लेता है, कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक मशहूर गैंगस्टर इतना डरपोक होगा कि उसको लड़ने के लिए पूरा सोकर टीम चाहिए होगा। एक लड़का जो गुस्से में आता है क्योंकि वो दिमाग से खेल रहा है, पर वो जानता है कि अगर वो पीछे हटता है तो अपने लोगों का रिस्पेक्ट खोएगा। खुशकिस्मती से गैंग का सबसे अच्छा ब्राउलर आगे बढ़ता है और वोंग को 1-on-1 फाइट देता है जैसा कि वोंग चाहता है। वोंग ने क्यू से अपने स्टेट के बारे में पूछा तो पता चला कि उसका पावर 10 है। वोंग सोचता है कि फाइट आसान होगी, पर फिर भी वो सावधान रहने का फैसला करता है और अपनी स्टैंस लेता है। बैडली मतलब कि वो गांड वाला लड़का बास्केटबॉल उठाता है और
पूरी ताकत से वोंग पर चार्ज करता है। फिर वो तुरंत एक के बाद एक तेज पंचेस बरसाने लगता है, लेकिन वोंग सब कुछ डॉज कर लेता है और थोड़ी देर में बैडली थक कर हार मान लेता है। और फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है और उसके दोस्तों का हौसला बढ़ाते हुए, और वोंग उसका पैर पकड़ लेता है और एक जबरदस्त वार मार के उसे बेहोश कर देता है। वोंग उसको दूर फेंक देता है। फिर जॉन और उसके गैंग वालों की तरफ देखता है, जो कि अभी भी अपने बेस्ट ब्रोलर के गिरने पर यकीन नहीं कर पा रहे होते हैं। वोंग जॉन को कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, पर जॉन हंसने लगता है, मैं पागल नहीं हूँ जो कि अकेला तुमसे लड़ूंगा। वोंग समझ जाता है कि अब उसे सबको एक साथ फेस करना पड़ेगा। तब सिस्टम बताता है कि बैडली को हराने के बाद उसके जीतने के चांसेस 30% बढ़ गए हैं। जैसे ही जॉन के गुंग्स वोंग पर आते हैं, वोंग समझ जाता है कि अब सिर्फ जंग जीतने के लिए पूरी जान लगानी पड़ेगी। गुंग्स उस पर हर तरफ से अटैक करते हैं, लेकिन वो सबको डॉज करता है और फिर फाइट करता है। तब एक लड़का पीछे से अटैक करता है। वोंग पहले अटैक को डॉज कर लेता है क्योंकि क्यूब ने वार्निंग दी थी, पर फिर दूसरे लड़के ने उसे पीछे से किक मारकर उसका बैलेंस बिगाड़ दिया। वोंग बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उस लड़के पर दौड़ता है जिसने कि उसे एम्ब्यूज किया था। वो उस पर फ्यूचर जनरेशन अंडर 3000 मूव मारकर उसे हवा में उड़ा देता है। जॉन समझ जाता है कि सिचुएशन उसके हिसाब से बहुत ही मुश्किल है और वो अपने आदमियों को दोबारा अटैक करने का हुक्म देता है। इस बार वोंग अपनी एथलेटिक स्किल का यूज करता है, अटैकर से थोड़ा डिस्टेंस बनाता है और एक एक करके उन्हें निशाना बनाता है। लेकिन फाइट में नूब होने की वजह से वो एक बार फिर से गार्ड को खोल बैठता है और एक जोर का पंच झेलता है। गैंगस्टर फिर से हर तरफ से उस पर अटैक करते हैं, पर वोंग उनके पंचेस को एक छाट की तरह खा जाता है और हर एक को एक ही हिट में गिरा देता है। फिर वो एक लड़के का पैर पकड़ता है, उसे घुमाता है और उसे जॉन की तरफ फेंक देता है, जिससे कि जॉन की नाक लगती है। जब तक जॉन गिर कर उठता है, तब तक वोंग ने अपने सारे लीकेज को खत्म कर दिया होता है। जॉन अब डर के मारे उसकी हालत खराब हो चुकी होती है, पर वोंग भी अपनी लिमिट पर पहुंच चुका होता है। क्यूब ने उसे चेतावनी दी थी, पर फिर भी वो जॉन की तरफ बढ़ता है ताकि सब कुछ खत्म कर सके। जॉन चीख कर कहता है कि छोड़ दो मुझे। तभी लाइट्स चलती है और एक गैंग वहाँ पर आ जाती है। वो सरकास्ट के लिए ताली बजाने लगते हैं जॉन और उसके गैंग के लिए। कहते हैं कि एक आदमी ने मिलकर तुम्हारा ये हाल कर दिया। जॉन उठकर राइवल गैंग के लीडर हुआन से पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है। हुआन हंसकर कहता है कि मैं बस यहाँ पर तुम पर हंसने के लिए आया हूँ। फिर वो जॉन को बुरी तरीके से गाली देता है। कहता है कि वो एक रुकी है जो कि गैंग में रहने के लायक भी नहीं है और वो लीड करना तो बहुत ही दूर की बात है। तभी वोंग बीच में बोल पड़ता है, हुआन तुम चले जाओ, मुझे जॉन के साथ कुछ अधूरा काम पूरा करना है। लेकिन जल्दी वोंग समझ जाता है कि ये बहुत ही गलत है, क्योंकि हुआन इस बात से बहुत ही नाराज हो जाता है। वो अपने गुंस को भेजता है वोंग को सबक सिखाने के लिए। क्यूब वोंग को बताता है कि इस फाइट में जितना मुमकिन नहीं है, बेहतर है कि तुम भाग जाओ। वोंग एडवाइस सुनकर भागना शुरू कर देता है, लेकिन असली प्लान के नेक्स्ट स्टेप के लिए जब वो शैडोस वाली जगह पर पहुंचता है, वो अपनी पावर से टेलीपोर्ट करता है एकदम से इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड के पास और बिजली बंद कर देता है। गैंगस्टर बिजली जाने से हैरान हो जाते हैं। तभी वोंग तुरंत टेलीपोर्ट करता है हुमान के पीछे, बिना उसको समझने का मौका दिए उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर वो उसके गूंज पर अटैक करता है, जो कि अभी अंधेरे में एडजस्ट नहीं कर पाए हैं। एक गैंग का मेंबर बिजली वापस जलाने के लिए जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि वोंग ने पहले ही हुआन को फटाफट खत्म कर दिया होता है। जॉन अब डरा हुआ होता है, पर वोंग उसके पास जाने से पहले कॉलेज अथॉरिटीज दरवाजा खोलते हैं, क्योंकि उन्होंने बास्केटबॉल कोर्ट यूज करने की परमिशन नहीं ली होती है। याओ भी उनके साथ होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वोंग अंदर है और गैंगस्टर उसको मार रहे होंगे। अंदर जाके वोंग देखते कि जॉन चुपके से भागने की कोशिश कर रहा है, तो उसके सामने टेलीपोर्ट कर लेता है। जॉन जमीन पर सर मारते हुए माफी मांगता है कि उसने वोंग से फाइट शुरू की। वोंग को लगता है कि ये मौका है सब कुछ सुलझाने का, और वो जॉन को स्पेस कोर्ट बनाने का प्लान बनाता है। जल्दी कॉलेज अथॉरिटीज दरवाजा तोड़कर हॉल में एंटर करते हैं, जहां जॉन एक्टिंग करता है और वोंग को मार रहा है। वोंग के प्लान के मुताबिक जॉन पूरी जिम्मेदारी लेता है बास्केटबॉल कोर्ट यूज करके हुमान के गैंग के साथ फाइट करने की, और कहते हैं कि वोंग सिर्फ एक इनोसेंट बाय स्टैंडर था जो कि इस फाइट में बस फंस गया था। कॉलेज अथॉरिटीज जॉन को सजा देते हैं और जॉन वोंग से वादा करता है कि वो उसको और कभी याओ को परेशान नहीं करेगा। इसके लिए वोंग अपनी पावर की लिमिट समझता है और डिसाइड करता है कि और स्ट्रॉन्ग बनेगा ज्यादा जेम्स ऑब्जर्व करके। पर जेम्स मिलना उतना आसान नहीं होता है जितना कि उसने सोचा होता है। अंत में वो अपने घर के पास एक पहाड़ों की ट्रिप में जाता है, उम्मीद करता है कि वहाँ पर कुछ मिलेगा, लेकिन जेम्स या तो बड़ी ब्लाउडर्स के अंदर झील के बीच में होते हैं या फिर 15 मीटर जमीन के नीचे। जल्दी कुछ भी नहीं मिलता है तो वो थक कर हार मान लेता है। तब क्यूब उसे बताते कि नीचे जमीन के अंदर खोखला एरिया है जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग जेम छुपा हुआ है। वोंग अपनी सेंसिंग पावर से जेम को महसूस करता है और उसके पास टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, पर वो दूर होने की वजह से काम नहीं करता। वोंग ने सोचा कि पहले होलो एरिया तक जाने का रास्ता ढूंढता हूँ, फिर वहाँ से जैम लेने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर में उसे होलो एरिया का एंट्रेंस मिल गया और वो वहाँ पर टेलीपोर्ट कर गया, लेकिन वहाँ जाकर उसने देखा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अचानक उसने महसूस किया कि सील्ड केव के अंदर से हवा गुजर रही है। तब उसको समझ में आया कि उसके पास एक और केव भी हो सकता है। वोंग ने हवा के सोर्स को फॉलो करते हुए दूसरे केव का लोकेशन ढूंढ लिया और वहाँ पर टेलीपोर्ट कर गया। वहाँ उसे नेचुरल जेम्स का एक बहुत ही बड़ा क्लस्टर मिला जो कि बहुत ही पावरफुल था। वोंग खुश होकर सोचने लगा कि अब अपने टूल्स लेकर वापिस आएगा और उन जेम्स को माइन करेगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि एक भयानक सांप उसके पीछे ही छुपकर बैठा हुआ था। सांप चुपके से अपना मुंह खोल रहा था वोंग को पूरा निगल जाए।
लेकिन किस्मत से वोंग उसी वक्त टेलीपोर्ट कर गया और अपनी मौत से बच गया। वो सब कंफ्यूज होकर उसके पीछे पीछे आता रहा, फिर उसे निगलने की कोशिश करता रहा। वोंग ने तुरंत पास ही में जो जेम्स थे उनके पास टेलीपोर्ट करके उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। उसने एक जेम स्टोन को पानी में गिरा दिया और सोचा कि अपने सुपर सेंस से उसकी लोकेशन ढूंढकर पानी में जाकर उसे वापस लेकर आ जाएगा। जब उसने अपना सुपर सेंस यूज किया तो उसने देखा कि एक बड़ा सा सांप उसके बिल्कुल पास ही था। वोंग डर के मारे पीछे हटने लगा पर सांप उसके पास आता रहा। अचानक वोंग गिर गया और सांप उस पर अटैक करने लगा, लेकिन उसका सेफ्टी रोप उसकी मदद कर गया और उसने सांप के अटैक को डॉज कर लिया। फिर सांप पानी में गिर गया। वोंग को थोड़ी राहत मिली, लेकिन तभी उसका सेफ्टी रोप टूट गया और वो भी पानी में गिर गया। सांप ने फिर से उससे लड़ने की कोशिश की। वांग अपनी सोबल से लड़ने लगा, लेकिन सांप के दबाव से वो फंस गया। वांग टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका क्यूब उसे बताता है कि अब वो सांप को अपने साथ लेकर जाएगा, चाहे कहीं पर भी टेलीपोर्ट करे, और वो अपनी करंट पावर से उसे स्पेस में भी लेकर नहीं जा सकता। फिर वोंग अपनी सोबल से सांप पर जोर से अटैक करता है, उसे सीरियसली चोट पहुंचाता है, खुद को फ्रीज करता है और जल्दी से स्पेस में टेलीपोर्ट कर लेता है। वहाँ वो क्यूब से कहता है कि अभी मेरे पास जितने भी जेम स्टोन है उन्हें अब्सॉर्ब कर लो, लेकिन वो क्यूब उसे बताता है कि अब वो जेम स्टोन को सिंथेसाइज भी कर सकता है। जैसे मोबाइल गेम में 3 कम रैंक के जेम स्टोन को मिलाकर एक हाई रैंक जेम स्टोन बनता है, वैसे यहाँ पर भी है। ये जेम स्टोन ज्यादा स्टार देता है और कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटीज भी दे देता है। वोंग तुरंत क्यूब को सभी जेम स्टोन सिंथेसाइज करने को कहता है, लेकिन वो सुन के थोड़ा शौक और निराश हो जाता है, क्योंकि ये प्रोसेस 5 दिन से भी ज्यादा का समय लेगा। क्यूब उसे कमांड करता है कि वो न्यू जेम स्टोन को मिलाकर एक बड़ा जेम स्टोन बनाए और बाकी को 2 को सीधा यूज करे। वोंग सोचता है कि इससे वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि सांप से लड़कर जीत सकता है। वोंग ने ये डील को मान ली। उसने 2 जेम स्टोन को अब्सॉर्ब कर लिया और उसके स्टेट्स भी बहुत ही ज्यादा बढ़ गए। वो अपनी नई ताकत के साथ फिर से केव में टेलीपोर्ट कर गया, रेडी था सांप से लड़ने के लिए। अपनी तेज स्पीड की वजह से वांग ने कुछ ही वारों में उस सांप को मार गिराया। ये देखकर वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ, क्योंकि उसने सोचा था कि ये थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगी, लेकिन उसने जल्दी इस बात को भूलकर अपनी गिराई हुई जेम स्टोन को ढूंढने लगा, जो कि रिवर में गिर गई थी। कुछ देर में उसे वो जेम स्टोन मिल गया। वो देखा कि वो बाकी जेम स्टोन की तरह ही लेवल की थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वांग ने सोचा कि इस जेम स्टोन को किसी और के खास काम के लिए यूज करना चाहिए। वहाँ जॉन और हुआन अपनी हार के बाद साथ में पीने बैठे हुए होते हैं। दोनों रिवेंज लेना चाहते हैं, लेकिन जानते हैं मिलकर भी वांग को नहीं हरा सकते। तब हुआन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो जॉन को बताता है कि वो किसी और से बहुत ही ज्यादा ताकतवर इंसान से मदद लेने वाले हैं। वो एक एक्सपीरियंस्ड गैंगस्टर लाव का नाम लेता है, जिसकी बात सुनकर जॉन डरा हुआ लगता है, क्योंकि वो सोचता है कि लाव उनकी मदद नहीं करेगा। लेकिन हुआन बताता है कि लाव को एक पावरफुल आदमी के चलते देश छोड़ना पड़ा था। वो आदमी याव से जुड़ा हुआ है और अगर वो सही तरीके से खेल करे तो लाव को वोंग को खत्म करने के लिए ला सकते हैं। इस सब से अनजान वोंग अपनी रिलेशनशिप के बाद याव के साथ पहली डेट पर जाता है। वो याव को कहता है कि वो चाहता है कि उसे किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, इसलिए वो उसकी हिफाजत करेगा। याव उसे भरोसा देती है। क्यों वांग को बताता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वांग को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भी अपना एक राज छुपा कर रखा हुआ है। वो दोनों अपनी डेट का मजा लेते हैं। बाद में कैफे में बैठकर याव एक गैसिंग गेम खेलते हैं, जिसमें कि वो सारी कैंडीज हार जाती है। वो सोचती है कुछ बदल गया और वांग से पूछती कि वो क्या छुपा रहा है, तो वांग उसे वो रिफाइंड जेम्स देता है जो कि उसने रिवर में पाया था, और उसे सब कुछ बोलने पर मजबूर कर देता है। अगली सुबह वांग याव का इंतजार कर रहा होता है और वो साथ में कॉलेज जा सके, लेकिन याव उसके कॉल का जवाब नहीं देती। वो बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता है, लेकिन जब वो कुछ अजनबी लोगों की बातें सुनता है जो नियर बाय अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में किसी सदस्य की बात कर रहे होते हैं, तो उसे पता चलता है कि याव भी वहीं पर रहती है। उसका दिल डर से भर जाता है। वो तुरंत याव के अपार्टमेंट की तरफ भागना शुरू कर देता है, उम्मीद करता है कि वो ठीक होगी। वहाँ उसने बहुत ही बड़ा भीड़ देखा जो कि पुलिस को देख रहे थे, जो कि कुछ एरिया को बैरिकेड कर रही थी। वांग ने याव की माँ को देखा जो कि इमोशनली टूट चुकी थी। वो पुलिस ऑफिसर को बताती है कि जब वो अपने काम से वापस गई थी तो उसका अपार्टमेंट पूरी तरीके से तबाह हो गया था और याव गायब थी। एक खून से लाल रंग का डोल छत से लटक रहा था, जो कि किसी धमकी की निशानी थी, और माँ को डर था कि उसकी बेटी बहुत ही बड़े खतरे में हो सकती है। वांग का दिल टूट गया। उसने ये सब सुना। उसने सोचा कि इसके पीछे कौन हो सकता है। तभी उसने देखा कि जॉन, जो कि घबराया हुआ था, भीड़ से छुपकर निकलने की कोशिश कर रहा है। वांग ने पूछा, क्या तुम्हें याव के गायब होने के बारे में कुछ पता है? फिर अपनी खूनी से दीवार पर जोर से वार किया और दीवार में दरार ला दी, ताकि जॉन समझ जाए कि बात बहुत ही सीरियस है। डरबे से डर गया जॉन तुरंत झुक गया और तैयार हो गया सब कुछ बताने के लिए जो उसे पता था। इसी बीच याव गैंगस्टर लाव के छुपे हुए ठिकाने में बंद थी। लाव गोल्फ प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन अपने पनिशमेंट के तौर पर हुआन का मुंह गोल्फ बॉल में रखने के लिए यूज कर रहा था, क्योंकि हुआन ने उसे धोखा देने की कोशिश की थी। गोल्फ प्रैक्टिस खत्म करने के बाद, जिसमें हुआन को काफी चोट लगी थी, लाव बंधी हुई और चुप कर याव की तरफ मुड़ता है। वो कहता है कि तुमने मेरा गुस्सा देखा है, अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। फिर वो उसे एक आदमी जिन की फोटो दिखाता है और पूछते है कि तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। याव कहते है कि मुझे उस आदमी के बारे में कुछ भी नहीं पता। लाव को शक होता है क्योंकि जिन ने पहले पूरी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ खड़ा होकर याव की तरफ हिफाजत की थी। वो गुस्से में आ जाता है जब याव
लाओ बार बार कहती कि वो जिन को नहीं जानती। लाओ उसे मारने वाला होता है लेकिन उसका बटलर आता है और कहता है रुको, तुम्हें रुकना चाहिए। बटलर कहता है कि याओ शायद से जिन को नहीं जानती लेकिन जिन उसे जानता है। अगर वाकई वो उसे चाहता तो अब तक उसे बचाने के लिए आ चुका होता। लाओ कहता है कि जिन जल्दी ही आ जाएगा, मैंने उसे हराने के लिए लाए हैं ताकतवर मार्शल आर्ट्स हायर किए। बटलर कहता है कि हमें नहीं पता कि जिन कितना पावरफुल है, हो सकता है कि मास्टर भी उसे नहीं हरा पाए। फिर वो कहते हैं कि जिन को रुकना मुश्किल हो तो हम याओ को अपना बंदी बनाकर उसे सरेंडर करवा सकते हैं, लेकिन तभी जब याओ जिंदा और ठीक हो। अगर याओ मर गई तो जिन गुस्से से और दर्द से फूट जाएगा और तब उसे कोई भी बदला लेने से नहीं रोक सकता है। बटलर की बात सुनकर लाओ समझदार होकर कहता है कि ठीक है, अब याओ को जिंदा रहने दो। वो कमरा छोड़कर निकल जाता है। बटलर याओ का मुंह बंद करता है और कहता है तुम्हें ज्यादा कोऑपरेट करना होगा, अगली बार मैं लाओ को नहीं रोक पाऊंगा और वो अगर हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ जॉन वांग को लाओ के बारे में बता रहा होता है। लाओ एक सबसे मशहूर परिवार के साथ था जहाँ पर कोई भी उसे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन एक दिन उसका मुकाबला जिन से हुआ जिसे जिन ने 2 उंगलियों से काटकर सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। शुरू में लाओ के परिवार ने अपने सारे रिसोर्स जिन को ढूंढने और बदला लेने में लगा दिए, लेकिन जब जिन नहीं मिला तो उन्होंने लाओ को छोड़ दिया और लाओ ने कसम खाई कि वो हर हाल में बदला लेगा। वही जिन था जिसने कि एक बार हाई स्कूल में याओ को किडनैपिंग का प्लान फेल कर दिया था। वान ने इस बात का फायदा उठाकर लाओ को अपने काम करने के लिए और धोखा देने की कोशिश की थी। शुरू का प्लान ये था कि लाओ को वोंग पर हमला करने के लिए बढ़ाया जाएगा, लेकिन लाओ समझ गया कि उसे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं था। जॉन ने सब कुछ छोड़ दिया। उसका कहना था कि उसे पहले ही पता था कि लाओ जैसे इंसान के साथ कुछ भी गलत हो सकता है। उसने इसलिए हाथ खींच लिया क्योंकि वो याओ को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। उसे पूरा यकीन था कि वान को उसकी सजा मिल चुकी है और लाओ जैसे इंसान के सामने हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन वांग को उसकी बात कुछ खास पसंद नहीं आई। उसने सीधा कह दिया ये सब बकवास है और बिना किसी का इंतजार किए उसने याओ को बेचने का फैसला खुद ले लिया। जॉन घबरा गया। उसने वांग को समझाने की कोशिश की। तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? वांग ने उसकी बात का सीधा जवाब दे दिया, मैं किसी से नहीं डरता। मैंने याओ से वादा किया है कि मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगा। उसने जॉन से कहा कि तुम अपने पाप का प्रायश्चित कर चुके हो। तुमने मुझे लाओ के बारे में सब कुछ सच बता दिया, बस अब पुलिस को बुला लो, फॉर्मेलिटीज वहाँ पर देख लेंगे। फिर बिना किसी देरी के वांग सीधा निकल पड़ा उस बिल्डिंग की तरफ जहाँ पर याओ को बंद करके रखा गया था। वो उस जेम स्टोन की एनर्जी को फील करके बिल्डिंग तक पहुंचा जो उसने याओ को दिया था। अंदर लाओ बटलर से पूछते कि क्या तुम्हें लगता है कि हम जिन को नहीं हरा सकते? बटलर थोड़ा हेजिटेट था। उसे पूरा भरोसा था, लेकिन उसने कहा था चाहे जीत ना मिले लेकिन जिन बिना चोट के यहाँ से नहीं जाएगा। तभी एक मार्शल मास्टर जो कि वहाँ पर मौजूद था लाओ को चिढ़ाता है, मैं यहाँ पर सिर्फ जिन को चोट पहुँचाने के लिए नहीं उसे मारने के लिए आया हूँ। हमारे बीच एक पुराना हिसाब बाकी है। लाओ बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे उसकी ये घमंड भरी बात पसंद आई क्योंकि ये तो वही था जो कि वो चाहता था, एक जबरदस्त जंग अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ। उधर वोंग बिल्डिंग में एंटर करता है और क्यूब तुरंत उसे वॉर्न करता है, बहुत ही पावरफुल दुश्मन यहाँ पर मौजूद है। वांग उनकी प्रेजेंस महसूस करता है। उसने क्यूब से जेम स्टोन सिंथेसिस का स्टेटस पूछा। क्यूब ने बताया बस 30 मिनट और फिर अब्सॉर्ब होने के लिए रेडी होंगे। वोंग ने एक गहरी सांस ली और बिना डरे बिल्डिंग के अंदर बढ़ने लगा, पर लाओ के कुछ हार्ड मर्सनरीज ने उसे देख लिया और उसने सोचा कि इसे रिज तक पहुंचने से पहले ही निपटा देते हैं। वोंग सीधा सीढ़ियों से चढ़ गया, लेकिन रास्ते में एक बड़ा ताकतवर आदमी उसका रास्ता रोक लेता है। एक बड़ी सी दरवाजा उसके सामने था जो कि लॉक था। वोंग ने उसे तोड़ने का सोचा था, पर तभी वो मस्कुलर आदमी बोलता है कि फालतू में ट्राई मत करो, इस लॉक पर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेल लगा है। क्यूब ने तुरंत उस आदमी का स्ट्रेंथ स्कैन किया और बोला इसके पावर लेवल 52 है और तुम्हारा 50। वोंग समझ गया कि ये इंसान सिर्फ ताकत में ही नहीं बल्कि एक्सपीरियंस में भी बहुत ही ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसने जैसे कुछ ना जाना वैसे एक्ट किया और बोला मुझे ऊपर जाने दो, मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ पर है, चाबी दे दो। वो बॉडी बिल्डर टाइप बस हंस कर बोला इतनी जल्दी भी क्या है भाई, मुझे ऑर्डर मिला है कि कोई भी ऊपर जाने की कोशिश करे तो उसे खत्म कर देना। वांग फिर भी बार बार वही बात बोलता है और उसकी बात सुनकर वो आदमी थोड़ा इरिटेट हो गया और बोला चल मेरे साथ चल। ऊपर टॉप फ्लोर पर एक अंधेरी से रूम में याओ चिंतित सी बैठी होती है। तभी लाओ उस रूम में एंटर करता है। उसके चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान होती है। वो कहता है कि अकेले बोर हो गई होगी ना, तेरे लिए एक खास टीवी शो अरेंज किया है। उसने टीवी को ऑन किया और स्क्रीन पर जो देखा उसे देखकर याओ का चेहरा सफेद पड़ गया। टीवी में लाइव दिख रहा था कि वोंग नीचे जिन ब्रो के सामने खड़ा था। याओ की आंखों के सामने उसके बॉयफ्रेंड की जान खतरे में थी। जिन ब्रो वोंग से कहता है कि अब जगह भी काफी है, चलो दिखाओ अपना असली दम। उसने एक धीमा सा पंच वांग की तरफ फेंका, लेकिन वांग ने सीधा कूद गया और उसके मुंह पर एक जोर की किक मार दी। वांग सोचता है कि अभी टेलीपोर्टेशन का यूज नहीं करेगा, उसके बाद के लिए बचा कर रखना चाहिए। वो जिन के अटैक्स को ब्लॉक करता जा रहा था और बीच बीच में अपना
रोबोट भी मारने की कोशिश करता है, पर तभी जिन उसके हाथ को पकड़कर उसे जमीन पर फेंक देता है। वांग मुश्किल से बचता है जब जिन उसके पैर पर वार करने के लिए जाता है, लेकिन उसके बाद वो फिर से ब्रूटल अटैक की रेंज कर देता है। जिन उसकी तारीफ करता है, मजबूत है तू इमेच्योर होने के बावजूद भी। फिर उसके पेट में एक सॉलिड पंच मारते हुए बोलता है कि लेकिन तुम अंडरग्राउंड अरीना के सीजन फाइटर से भी नहीं जीत सकता। वांग समझ जाता है कि अगर जीतना है तो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेना होगा। तुरंत उसके दिमाग में एक प्लान आता है। जैसे ही जिन फिर से उसकी तरफ दौड़ता है, वांग उसके पंचेस को ब्लॉक करता है और उसके मोमेंटम का फायदा उठाकर एक तगड़ी सी किक उसके मुंह पर जोड़ देता है। वांग उसे चिढ़ाता है और गुस्से में जिन कंक्रीट तोड़ डालता है अपने हैवी पंचेस से। वो वांग से कहता है कि तेरे पंचेस तो, लेकिन उसके कहने से पहले वांग बोलता है अबे चल बे, और तुरंत अपने स्पेस रूम में एक बड़ा सा हैमर समन करके सीधा उसके पैर पर दे मारता है। एक ही बार में जिन ब्रो बेहोश हो जाता है और उसके हाथ से गेट की चाबी गिर जाती है। वांग अपनी छोटी सी ट्रिक पर बहुत ही खुश होता है, चाबी उठाता है और गेट को पार करता है। वो सीढ़ियों से दौड़ता हुआ याव तक पहुंचने के लिए जा रहा होता है, तभी क्यूब उसे वार्न करता है अटैक आ रहा है। उस वार्निंग की वजह से वांग एक नाइफ अटैक से बच जाता है, लेकिन तुरंत एक आदमी उसके पीछे आता है और उसे किक मार देता है। वांग मुश्किल से सीढ़ियों को पकड़कर लटकता है और वो नाइफ वाला आदमी उसके सामने आकर कहता है तुम तो बड़े कमजोर निकले, हमें लगा था कि तुमने पहले फ्लोर तक बॉक्सर को हरा दिया। वो उसके ऊपर चाकू तान देता है और फिर अचानक से रुक जाता है। वो बोलता है तेरे अंदर कुछ पोटेंशियल है, इसलिए अभी नहीं मारूंगा, ऊपर आकर मिल, कहकर वो चला जाता है। वांग गुस्से में उसके पीछे पीछे दौड़ता है, लेकिन जब वो ऊपर पहुंचता है तो वो आदमी वहां पर नहीं होता। क्यूब तुरंत इन्फॉर्म करता है कि उस आदमी का पावर लेवल 75 था। ये सुनकर वांग बहुत ही हिल जाता है और शॉक में आ जाता है, इतना ज्यादा। और वो तो कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा था। वांग कसम खाता है कि चाहे जो भी हो जाए इसे गिरा कर रहूंगा। वो एक खाली रूम में पहुंचता है जहाँ पर वो खतरनाक असासिन्स उसके लिए छुप कर बैठे हुए होते हैं। वो वांग को शांत नजर से देखता रहता है और फिर अचानक से एक तेज अटैक के साथ उस पर टूट पड़ता है। वांग मुश्किल से उस अटैक से बच पाता है, लेकिन असासिन अपने तेज चाकू वाले वार से उसे लगातार पीछे धकेलते रहते हैं। अचानक वो अपना चाकू वांग की तरफ फेंकता है, जो कि चूक जाता है, और उसके बाद अपनी सुपरनेचुरल पावर का यूज करके उस चाकू को वापस बुला लेता है। वांग उस सेकंड भी अटैक से बच जाता है और पलटकर उसे दो जोर से किक मार देता है। असासिन हैरान हो जाता है, पर वांग तो बोरेट से यान करते हुए कहता है कि तू तो इंटरेस्टिंग भी नहीं है भाई। ये सुनकर असासिन गुस्से में कांप उठता है और तुरंत हवा में घुल जाता है, फिर शैडोज में छुप जाता है। वो पूरी तरीके से यकीन में था कि वांग उसे नहीं जीत सकता, क्योंकि उसने बचपन से अंधकार और खतरनाक हालत में असासिन बनना सीखा है। वो लिटरली एक बैट जैसा बन चुका है और फिर अपने आवाजों से अपने शिकार को लोकेट कर लेता है। उसके दिमाग में होता है कि अगर दिखाई नहीं दिया तो वांग कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन उसे क्या पता कि वांग के पास भी एक सुपर सेंसिबिलिटी है। असासिन चुपके से उसके पीछे आता है और वार करने के लिए, पर वांग पहले से ही रेडी होता है और सीधा एक जोर का थप्पड़ उसके मुंह पर जोड़ देता है। गुस्से में आकर असासिन अब अपनी स्पीड का पूरा यूज करता है और वांग उसका रास्ता भी पहले से ही समझ चुका होता है। वो तुरंत अपने स्टोर से एक बास्केटबॉल जैसा बैट निकालता है और एक ही शॉट में होम रन खेलता है सीधा उसके दोनों बॉल्स पर। असासिन वहीं पर गिर जाता है। गेम ओवर। वांग पहले फ्लोर पर पहुंचता है, जहां एक बूढ़ा आदमी उसका इंतजार कर रहा होता है। वो बूढ़ा एक नॉन स्किपेबल कट सीन शुरू करता है। वांग की तारीफ करते हुए कहता है वाह इतना दूर आ गया, लेकिन वांग उसकी बात पूरी होने से पहले ही अपना बैट उसके सर पर जड़ देता है, पर ओल्ड मैन उस बैट को ब्लॉक कर लेता है और तुरंत वांग को खींचकर एक झटके में जमीन पर पटक देता है। वो देखता है कि वांग अभी भी होश में, तो वो डिसाइड करता है कि असली गेम शुरू करेंगे। तभी क्यूब कहता है कि 1 मिनट बाकी है जेम सिंथेसाइज के लिए। वांग कॉन्फिडेंट होता है, बस 1 मिनट रोक लूंगा, और ओल्ड मैन तुरंत उसे चौके होल्ड में ले लेता है और वांग तुरंत अपने स्टोरेज से एक छुरा निकालता है, पर बुढ़ा उसे पकड़ लेता है। तभी वांग छुरी को टेलीपोर्ट करके दूसरे हाथ में ले जाता है और बुढ़े आदमी को चोट पहुंचाता है, चौके होल्ड से निकल जाता है। वो एक जोर का पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन चोट तो सिर्फ उसके हाथ को ही लगती है। ओल्ड मैन अपने मसल को फ्लेक्स करते हुए दिखाता है तेरे पास ताकत नहीं है मुझसे लड़ने की। फिर वो एक पंच में जमीन में छेद कर देता है और एक के बाद एक अटैक से वांग को पीटना शुरू कर देता है। वांग बार बार गिरता है और बार बार उड़ता है, पर उसका हर अटैक बेकार हो जाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं याव को बचाऊंगा, पर बूढ़ा उसका हाथ तोड़ देता है और कहता है कितना भोला है रे तू। फिर वो उसे एक पिलर के अगेंस्ट छुपा देता है और अपनी पूरी ताकत के साथ उसके मुंह पर पंच कर देता है। वांग वहीं पर बेहोश हो जाता है। वांग जमीन पर लेटे हुए था, तभी उसका क्यूब उसे बताता है कि जेम स्टोन अब एक हो गए और उन्होंने उसके स्टेट्स को बहुत ही बढ़ा दिए। वांग अंदर से एक ताकत महसूस करता है और खुद को संभालते हुए ओल्ड मैन से कहता है कि वार्म अप खत्म, अब असली लड़ाई शुरू होती है। ओल्ड मैन उसकी ताकत देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और अटैक कर देता है, लेकिन इस बार वांग पहले से ही और ज्यादा मजबूत था और वो तेजी से कई पंचेस मारने लगता है, जिनसे कि ओल्ड मैन बच नहीं पाता। जब वांग आखिरी बार मारने वाला होता है, तभी उसको अपनी स्किन में दरार सी महसूस होती है, जैसे एनर्जी बाहर निकल रही हो। वांग घबरा जाता है और सोचता है कि ये क्या हो रहा है। क्यूब उसे समझाता है कि उसका सिस्टम उसके शरीर से जहर बाहर निकाला है, क्योंकि उसका लेवल अप हो चुका है। वांग क्यूब से कहता है कि ये टाइम नहीं था, पर ओल्ड मैन इस मौके का फायदा उठाता है और फिर से अटैक कर देता है। लेकिन वांग अब उसे कई कदम आगे था। वो आसानी से अटैक को रोक लेता है और एक जबरदस्त पंच
से ओल्ड मैन को चोट पहुंचाता है। ओल्ड मैन सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो इतना हार गया। वांग उसके चेहरे पर एक और पंच मारते हुए उसे दीवार से टकरा देता है। अगले पंच से वो ओल्ड मैन को पूरी तरीके से हरा देता है और अगले फ्लोर पर चला जाता है। याओ और लाओ उसकी सारी लड़ाइयाँ देख रही होती है और याओ थोड़ा रिलैक्स्ड होती है, पर लाओ गुस्से में था क्योंकि उसके 3 फाइटर्स आम आदमी से हार गए थे। उसका बटलर उसे समझाता है कि गुस्सा मत करो, आने वाले फाइटर्स अभी प्रोफेशनल्स हैं और वो जल्दी सिचुएशन बदल देंगे। लाओ यकीन नहीं करता, पर बटलर बताता है कि मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की एक लड़की यहाँ पर आई है जिसने अपने रिस्ट पर एक रेस्ट स्ट्रेंथ ब्रेसलेट पहना हुआ है जो कि अभी उसे हटाएगी तो सबके लिए खतरा बन जाएगी, इसलिए हमें तुरंत बिल्डिंग छोड़ देनी चाहिए। वही वांग अपनी चोटों और थकान के बावजूद आगे बढ़ता जा रहा था। क्यूब उसे बताता है कि अभी वो इमोशनल तौर पर स्टेबल नहीं है और उसे शांत होना चाहिए ताकि अपनी पूरी ताकत दिखाए, पर वांग कहता है कि वो शांत नहीं हो सकता है क्योंकि याओ खतरे में है। वांग छत पर पहुंचता है और जब दरवाजा खोलते थे 2 मार्शल आर्टिस्ट उसका इंतजार कर रहे होते हैं जो कि उसके अगले ओपोनेंट है। एक लड़की क्यू खुशी से उसका स्वागत करती है। वांग समझ नहीं पा रहा होता है कि वो क्या कह रही है। क्यू अपने पास से एक स्पेशल इन्फॉर्मेंट थर्मोमीटर निकालती है और वांग की तरफ भागती है। वांग थोड़ा हैरान होता है, पर वो क्यू को अपने दिल के पास डिवाइस पॉइंट कर देता है। डिवाइस एक रीडिंग दिखाता है 0, मतलब कि वांग के पास कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं है। क्यू ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। वांग इतने मजबूत ओपोनेंट को हरा कर भी कोई सुपर ह्यूमन नहीं है। उसका साथ स्टोन भी उसका एनालाइज कर रहा होता है। स्टोन कहता है कि वो कल्टीवेटर नहीं है, उसमें ना कि इंटरनल एनर्जी है और ना ही मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग। वो सोचता है कि शायद से वो कोई स्पेशल टेक्निक का यूज करता है जैसे बॉडी रिफाइनिंग, जो कि सिर्फ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाता है। क्यों खुशी से झूम उठती है। वो सोचती है कि वो वोंग की ताकत को छीनकर खुद भी और मजबूत हो जाएगी, लेकिन वोंग को समझ में आता है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। फिर क्यों को याद आता है कि उसके मामा ने उसे ज्यादा बेहतर तरीके से पाला है। वो अपनी खुशी को रोककर वोंग से मिलती है। बेवकूफ वोंग बिना किसी शक किए उसे हाथ मिलाता है। अचानक क्यों उसके चेहरे पर पंच मार देती है और पूछती है कैसे हो। वोंग गुस्से में आ जाता है कि उसके साथ खेल खेला गया है। वो क्यों को अपरकट कर देता है, लेकिन क्यों एक मिसोचेस्ट है जो कि दर्द को एंजॉय करती है। वो वोंग के पंच की एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेती है। शर्माते हुए कहती कि वोंग की इंटरनल एनर्जी बिल्कुल नए माइनिंग हुए जेम स्टोन की तरह शुद्ध है। वोंग समझ जाता है कि वो कितनी परवेट है। वो उसका हाथ छोड़ देता है, लेकिन क्यों और मांगती है और पंचेस मारना शुरू कर देती है। उसके पंचेस वोंग को और ज्यादा हर्ट नहीं करते, पर वोंग गुस्से में आकर उसे रोकना चाहता है कि वो अपनी पूरी ताकत से उसको किक मारकर कहती है थोड़ा सीरियस हो जाना। जबकि वोंग की तरफ बढ़ता है, स्टोन वोंग को बताता है कि उस लड़की के सामने उसका कोई चांस नहीं है। वो कहता है कि बेहतर ये हुआ कि वो अपने फाइनल बैडेस्ट वर्ड कहे और मर जाए। अगले पल क्यू अपनी पूरी ताकत से वोंग को किक मारकर उसे पिलर से टकरा देती है। वोंग चक्कर खाने लगता है और वो डिसाइड करता है कि अब अपनी पूरी ताकत दिखाएगा। वो क्यू को बताना चाहता है कि वो असली जेंडर इक्वलिटी में यकीन रखता है। वो उस पर पूरी ताकत से पंच करता है, लेकिन क्यू और ज्यादा मजा लेने लगती है। वो और तेज होकर वोंग पर हमला करती है और कहती कि और ज्यादा जबरदस्ती करो। वोंग भी उसकी बात को मान लेता है और जोर जोर से उसको मारना शुरू कर देता है, पर क्यू लगातार कहती कि और जोर से। डैडी और स्टोन उसकी मेंटल हालत को लेकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं। फिर क्यू फिर से वोंग पर अटैक करती है। अब उसके अंदर छुपी हुई दर्द एनर्जी सरफेस पर आने लगती है। स्टोन उसे रोकता है, कहता है कि वो अपनी पावर को यूज ना करे, पर क्यू उसकी बात नहीं सुनती। वो वोंग की तरफ बढ़ती है। उसके हाथ पंजे बन चुके होते हैं। वो कहती है कि वोंग की ताकत को छीनकर और मजबूत बनेगी ताकि और स्टोन अपनी ऑर्गेनाइजेशन से आजाद हो सके। फिर वो जंगली हो जाती है। श्राप क्लास से वोंग की स्किन चीरकर अटैक करती है। जब वोंग अपनी बैलेंस को वापस पा लेता है, क्यू पीछे से उस पर झपट पड़ती है और उसका खून चाटने लगती है। वांग क्यू को धक्का देता है। फिर से एक मेंटल पोल बुलाता है अपनी लड़ाई के लिए, लेकिन क्यू उसके खून पीने के बाद और ज्यादा मजबूत हो गई और वो वांग को वॉल से टकरा देती है। वांग समझ जाता है कि अब वो डिसएडवांटेज में है। वो अपना पूरा ध्यान लड़ाई पर लगा देता है। जैसे ही वो उठता है, क्यू फिर से उस पर दौड़ती है। तेज पंजे से उसका गले को काटने वाली होती है। वांग इंतजार करता है ताकि वो उसके अटैक को काउंटर कर सके, लेकिन क्यू उसके पंच से बचकर उस पर जंप करके अटैक करती है। वो अपनी छुपी हुई एनर्जी फिर से रिलीज करती है। वांग समहाउ अटैक को डॉज कर लेता है, फिर पोल से मारने की कोशिश करने लगता है, पर क्यू अब और ज्यादा तेजी से चलती है और अचानक से उसके अटैक से बचती है। फिर उसके पीछे चली जाती है उसका खून और ताकत चूसने के लिए। जब वांग उसे धक्का देता है, क्यू अपने ऊपर कंट्रोल खो बैठती है। उसकी डार्क एनर्जी एक भेड़िए की शक्ल ले लेती है उसके आसपास। स्टोन समझ जाता है कि वो खतरनाक हालत में आ रही है। वो तुरंत उसके प्रेशर पॉइंट पर पिन फेंकता है ताकि वो बेहोश हो जाए। वांग हैरान होता है क्योंकि उसने ऐसा कुछ देखा जो कि उसने सोच से बाहर था। वांग ओपोनेंट्स को देखता ही रह जाता है। स्टोन क्यू के दूसरे प्रेशर पॉइंट को पिन करता है ताकि उसकी ज्यादा एनर्जी उसके जिस्म को नुकसान ना पहुंचाए। वांग सोचता है कि अगर उसे क्यू और स्टोन दोनों से लड़ना पड़े तो वो हार जाएगा, इसलिए वो इस मौके का फायदा उठाकर भागने का प्लान बनाता है। लेकिन स्टोन उसे छुपते हुए देख लेता है और हवा की एक ताकतवर ब्लास्ट वांग की तरफ भेजता है जो कि उसे पीछे धकेल देती है। वांग हैरान होता है क्योंकि उसने नहीं देखा कि उस पर क्या अटैक हुआ। स्टोन भी अच्छा मानसिक स्थिति में नहीं होता है क्योंकि क्यू अभी लेवल अप हुई है और उसे तुरंत मेडिकल मदद चाहिए होगी। वो सोचता है कि लड़ाई जल्दी खत्म होगी और वांग पर हवा का तीर मतलब कि विंड ब्लेड फेंकता है, लेकिन क्यूब उस अटैक की डायरेक्शन बता देता है।
वोंग आसानी से उस अटैक को डॉज कर लेता है। स्टोन बहुत ही हैरान होता है कि वोंग ने इनविजिबल अटैक को डॉज किया। अब वो अपनी लड़ाई पर और ज्यादा ध्यान देता है। तभी केकी दर्द से हारने लगती है। स्टोन तुरंत लड़ाई छोड़कर अपनी पत्थर को संभालने लगता है। स्टोन तुरंत लड़ाई को छोड़कर अपनी पत्थर को संभालने लगता है। वो वोंग से कहता है कि वो आगे जाकर अपनी लड़की को बचाए। वोंग इस बदलते हुए हाल से बहुत ही हैरान होता है। वो स्टोन से पूछता है कि क्या तुम हार मान गए हो, पर ध्यान रहे कि पीछे से स्नैक अटैक मत करना। स्टोन गुस्सा हो जाता है, कहता है कि वो ऐसे नहीं लड़ सकता है, क्यों ऐसी हालत में है, पर वो हार भी नहीं मान सकता है क्योंकि अगर वो हार मान गया तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसे नहीं माफ करेगी। स्टोन ये बात समझ जाता है। वो डिसाइड करता है कि स्टोन को कोंकर में डालकर रखेगा कि कोई वापस ना ले जाए। वोंग कहता है कि तुम हार नहीं मान रहे तो हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। स्टोन समझ जाता है कि सिर्फ बातों से वोंग को यहाँ पर भेजना मुश्किल है, इसलिए उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मिलियन कॉइन निकाला, एक ऐसा सिंबल जिसका मतलब होता है विनाश। फिर उसने उसी कॉइन पर अपना ब्लड छिपाकर एक ब्लड पाथ लिया। कहने लगा कि एक कल्टीवेशन की सबसे बड़ी कसम होती है, अगर मैंने वोंग से धोखा किया तो मैं मिट्टी बन जाऊंगा। वोंग ने पूरा सीन चुपके से अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया और फिर स्टोन से वही कॉइन लेते हुए बोला, मैं तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी पर भरोसा करता हूँ। फिर वोंग ने वही कॉइन उसके मुंह पर रगड़ दिया, जैसे कह रहा हो अगली बार तमीज से बात करना। और चौंकाने वाली बात तो ये थी कि मार्शल आर्टिस्ट स्टोन इतनी बेइज्जती के बाद भी चुप रहा। एक इमेच्योर इडियट के सामने सब कुछ सह गया। वांग वहाँ से भाग गया और स्टोन ने तुरंत अपनी टीम के थर्ड मेंबर से कांटेक्ट किया। उसने बोला कि क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हमें तुरंत उसे बेस लौटाना होगा। लड़की ने पूरा रीजन पूछने की कोशिश की, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही पीछे से किसी ने उस पर अटैक कर दिया और वो बेहोश हो गई। इसी बीच लाओ का आखिरी असासिन चेन भी बैटलफील्ड में आने का फैसला करता है। जब लाओ को पता चलता है कि उसके बाकी सभी असासियंस हार चुके हैं तो उसकी फट जाती है। बटलर से कंफर्मेशन लेता है और बटलर बोलता है कि सब हार चुके हैं, हमें बिल्डिंग से निकल जाना चाहिए। लाओ का दिमाग घूम जाता है, उसे लगता है कि सबको जिन ने हरा दिया, लेकिन मुसीन को अब जिन में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। उसके लिए तो वोंग ज्यादा इंटरेस्टिंग ओपोनेंट बन चुका था। लाओ गुस्से में पूछते कि वोंग ने ऐसा क्या किया। तब बटलर बताता है कि स्टोन ने वोंग से ट्रियूस कर लिया। ये सुनकर लाओ और भी ज्यादा पागल हो जाता है। मुसीन को बोलता है कि मैं तुम्हारा पेमेंट ट्रिपल कर दूंगा, सिर्फ वोंग को मार दो। लेकिन मुसीन को पैसों से खरीदना इतना आसान नहीं था। उसका पपेट तुरंत लाओ पर एक फ्लाइंग स्लैश भेजता है। किस्मत से बटलर बीच में आ जाता है और उसे बचा लेता है। फिर गुस्से में लाओ से कहता है कि अब सब कुछ हमारे हाथ से निकल चुका है। दूसरी तरफ वोंग अब भी याओ को ढूंढ रहा होता है। बिल्डिंग के एक और फ्लोर में घुसकर दरवाजों को तोड़कर आगे बढ़ रहा होता है। उसे याद आता है कि क्यूब ने बिल्डिंग में टोटल 7 एनिमीज को डिटेक्ट किए थे, तो सिर्फ अब 2 ही बचे होंगे। लेकिन अंदर से वो पैरानॉइड हो चुका होता है। इतनी छोटी सी की आवाज भी उसे डरा देती है। क्यूब बताता है कि एक एनिमी अचानक गायब हो गया और अब सिर्फ एक बचा है। तभी वोंग को महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो तुरंत पीछे मुड़ता है और देखता है कि मुसीन और उसका पपेट सान ऊंचे जगह से उन्हें घूर रहे होते हैं। क्यूब तुरंत वार्निंग देता है कि इन दोनों का कंबाइंड कॉम्बैट लेवल 7 है। वोंग सुनकर हैरान हो जाता है क्योंकि मुसीन और उसका पपेट दोनों ही एक अजीब सी डार्क ऑरा से घिरे हुए लोग लग रहे होते हैं। क्यूब वोंग को वार्न करता है, कहता है कि पपेट के अंदर एक ऐसा एडवांस डिवाइस छुपा हुआ है, लेकिन उसके अलावा और कुछ खास नहीं है। तभी मुसीन वोंग से कहता है कि मुझे कमजोर समझकर अंडर एस्टिमेट मत करना, और फिर अपनी पावर रिलीज करता है। एक सिपनिंग किंग मारकर वोंग को हवा में उड़ा देता है। वोंग अभी तक समझ नहीं पाया होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी मुसीन उसके पास आता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक तालिस्मान बनाता है। वो कहता है कि तुम और मैं एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। तुम सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ पर भरोसा करते हो और मेरे पास सिर्फ टेक्निक्स है। जब मुसीन अपने स्किल्स का घमंड कर रहा होता है, वांग के आसपास कुछ खाली बियर की बोतल्स मिलती हैं और बिना सोचे समझे वो उन्हें मुसीन पर फेंक देता है। मुसीन तालिस्मान से उन बोतल्स को काट देता है, लेकिन इसी गैप का फायदा उठाकर वांग उस पर रस कर देता है। लेकिन मुसीन उसके अटैक को डॉज कर लेता है और फिर से एक किक मारकर उसके पीछे गिरा देता है उसको। वांग लगातार अटैक करता रहता है, लेकिन मुसीन उसे काफी ज्यादा स्किल्ड निकलता है और इजिली उसे वापिस से धकेल देता है। तभी वांग थोड़ा डस्ट उसकी आंखों में उड़ा देता है। मुसीन कुछ सेकंड्स के लिए अंधा हो जाता है और इसी मोमेंट का फायदा उठाकर वांग उस पर तेजी से अटैक करता है। मुसीन समहाउ बच जाता है, लेकिन उसकी शर्ट से एक छोटी सी चमत्कार बोतल नीचे गिर जाती है। वांग उसे संभलने का मौका भी नहीं देता। मुसीन बिल्डिंग के अंदर भागता है जैसे कि प्रोकर कर रहा हो, लेकिन वांग उसका पीछा नहीं छोड़ता। पंचेस, किक्स वांग लगातार करता रहता है और मुसीन की आई ड्रॉप्स वाली बोतल भी तोड़ देता है। लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए मुसीन को मौका मिल जाता है और वो वापिस से रायनथ पकड़ लेता है। फिर एक तालिस्मान वांग के सीने पर चिपकाकर उसे जोर से पंच करता है। अब मुसीन का टर्न था और वोंग को दीवार तोड़कर फेंक देता है और अपना पपेट उसके नीचे भेज देता है। वोंग एकदम से शॉक रह जाता है क्योंकि पपेट बिल्कुल भी फ्लैश की स्पीड में मूव करता है और स्पिरिट एनर्जी उस पर बारिश कर देता है। स्पिरिट ग्लिंटिंग गन की तरह अटैक करता है। वोंग कुछ हिट्स खाता है, लेकिन फिर जल्दी से अपना बैलेंस बना लेता है और बुलेट्स को डॉज करके पैरी करता है। फिर वोंग सीधा पपेट पर फुल स्पीड में डैश करता है और अपनी पूरी ताकत से उसे पंच करता है। लेकिन जब तक उसका ध्यान पपेट पर था
तब तक मुसिन उसके पीछे आ चुका था। मुसिन हवा में कूदता है, एक फुल पावर सुपरमैन पंच के साथ वोंग पर अटैक करता है, लेकिन वोंग उसके लिए भी रेडी होता है। दोनों के पंचेस टकराते हैं और जब धूल छोड़ती है तो वोंग के मुंह से 360 डिग्री एंगल में खून का फौरा निकलता है। मुसिन हंसा, उसे लगा कि उसने फाइट को जीत लिया, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि वांग उसके बालों को पकड़ चुका है। मुसिन घबरा जाता है, चीखने लगता है, मेरे बाल, जिन पर वो जोर से 2 बार घंटे आवाजें लगाता है, उन्हें बचाने की कोशिश करता है। वांग अब उस पर उल्टा फ्लर्ट करने लगता है जैसे कि कोई अल्टीमेट परवेट हो। तभी सैन उसे थप्पड़ मारने के लिए आता है, लेकिन थप्पड़ मारते ही उसके खुद के हाथ में चोट खा जाता है। वांग अपने हाथ पर थूकता है और मुसिन को एक जोर का थप्पड़ लगा देता है, लेकिन उसका ये कॉन्फिडेंस ज्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि मुसिन की स्ट्रेंथ सिर्फ एक नॉर्मल इंसान जितनी थी और उस फुल पावर पंचेस के बाद तो उसे सीधा किंगडम कम भेज देना चाहिए। लेकिन मुसिन अभी भी जिंदा था, हालांकि उसका चेहरा चोट से पहले ही फूला हुआ था और सिर के बीच में एक गंजा पच भी बन चुका था। और तभी उसके आसपास का तालिस्मान टूट जाता है। वोंग बहुत ही शौक में रह जाता है। मुसिन उससे कहता है कि मैं एक पंच से नहीं गिरने वाला हूँ, और फिर मुसिन अपनी पूरी स्ट्रेंथ अनलेस करता है। उसके बाल सफेद हो जाते हैं और उसकी बॉडी से एक डार्क ऑरा निकलने लगती है। वोंग अभी तक समझ में नहीं पाता है कि क्या हो रहा है। तब तक मुसिन उसके ब्लेड स्पीड से अटैक कर देता है। वो वांग के बॉडी पर कुछ तालिस्मान चिपका देता है और उसे लगभग बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है। उसके बाद अपने पपेट को उठाता है और फिर से स्प्लिट बुलेट की बारिश करना शुरू कर देता है। वांग किसी तरह से उन बुलेट्स को डॉज कर लेता है और पपेट को पकड़ लेता है, लेकिन मुसिन एक स्टिंग से उसे लपेट लेता है और बिल्डिंग के चारों तरफ घूमता है, एक दीवार में देख लेता है। वांग फिर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन मुसिन एक तालिस्मान एक्टिवेट करता है जो कि उसके हाथ को इतना हैवी बना देता है कि उठ भी नहीं पाता, और फिर एक स्पेशल तालिस्मान से उस पर बॉम्ब गिरा देता है। मुसिन को लगता है कि इस बार फाइट खत्म हुई, लेकिन जैसे ही आग का धुआं छूटता है उसकी आंखें फट जाती। वांग ने उसका अटैक एक फ्रीकिंग फावड़े से रोक लिया था। अब मुसिन फुल पावर में चला जाता है और पपेट को एक आखिरी भयंकर अटैक के लिए भेजता है, लेकिन इस बार वांग तैयार था। वो अपनी सारी एनर्जी बॉडी में भर लेता है और एग्जैक्ट टाइम पर टेलीपोर्ट करके फावड़े लेकर पपेट के मुंह में मार देता है। पपेट वहीं का वहीं टूट जाता है। मुसिन की आंखों के सामने सब कुछ छिन जाता है, लेकिन वांग वहीं नहीं रुकता, उस स्ट्रिंग को पकड़ लेता है जिससे कि मुसिन पपेट को कंट्रोल कर रहा था। मुसिन सोचता है कि अब तो वांग उसके हैवी तलिस्मान से हिल भी नहीं पाएगा, लेकिन वो गलत था। वांग उस स्ट्रिंग को खींचता है और मुसिन को अपनी तरफ घसीट लेता है और फिर टेबल टेनिस की तरह उसे दीवार पर देख देख कर खेलने लगता है। एक फुल पावर का पंच मारकर वांग स्पिरिचुअल स्ट्रिंग को तोड़ देता है और मुसिन एक दीवार से टकराकर अपना नॉर्मल फॉर्म वापस पा लेता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। वोंग के हाथों से तालिस्मान गायब हो जाता है और फाइट ऑफिशियली खत्म हो जाती है। अब वोंग लड़खड़ाते हुए याओ के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए चलना भी मुश्किल होता है और वो लगभग बेहोश हो चुका होता है। तभी उसे पपेट से एक बीप बीप की आवाज सुनाई देती है और मुसिन अचानक से बिल्डिंग के बाहर जंप कर देता है। तालिस्मान यूज करके हवा में तैरता है। वोंग को जीतने के बाद भी मुसिन ने एक बार भी सीरियस नहीं लिया। उसने कहा फर्क नहीं पड़ता कि जीता कौन, आखिर में तो मरना ही है, और उसने तुरंत पपेट के अंदर छुपा हुए बम को एक्टिवेट कर दिया। मर जा वोंग। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वोंग ने पहले उस पपेट को स्पेस रूम में डाल दिया था। अब मुसिन पैनिक में आ गया था, बार बार बम को एक्टिवेट कर रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी वोंग एक व्हील बैरो पर चढ़कर सीधा बिल्डिंग से कूद जाता है। मुसिन को लगता है कि ये उसका एंड होगा, लेकिन वोंग उसकी तरफ ही जंप करता है और सब कुछ खत्म करने के लिए। मुसिन तुरंत कुछ एक्सप्लोसिव तालिस्मान उस पर फेंकता है, धमाका होता है। वोंग हवा में उछलता है और मुश्किल से एक और क्रेन पकड़कर अपनी जान बचाता है। मुसिन तालिस्मान से नीचे गिरते हुए बेबीज को कंट्रोल करता है और उन्हें वांग पर मारता है। फिर और बम तालिस्मान उसके आसपास फेंकता है, लेकिन वोंग स्मार्टली एक एक्सप्लोजन का यूज करके फुल स्पीड में उसकी वार को काट देता है और उसकी तरफ कर देता है। मुसिन तुरंत समझ जाता है और तुरंत अपने स्टोन कंट्रोल को हटा देता है। सारी पत्थर वोंग के ऊपर गिरती है और एक जोर का ब्लास्ट करता है। वोंग खून से लटपट हो चुका होता है, होश खोने लगता है, लेकिन तभी उसे एक और सपना आता है, याओ का सपना, और उसी पल उसके अंदर से एक नई ताकत जाग जाती है। उसके हाथ आग से जल रहे होते हैं, लेकिन वो इन्हें एक वेपन बना लेता है और मुसिन की धज्जियां उड़ा देता है। दोनों जमीन पर गिरते हैं इतनी जोर से कि जमीन टूटकर एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है, लेकिन उसी वक्त स्पेस क्यूब उसे खींच लेता है और उसे उस डेडली क्रस्ट से बचा लेता है। अगले ही पल क्यूब उसे निकाल देता है। वोंग पूरा जला हुआ, खून से लिपटा हुआ, लेकिन अभी भी जिंदा था। बेहोशी में वही बार बार सिर्फ एक ही नाम ले रहा था, याओ। तभी आसमान से बारिश होने लगती है और वोंग की आंखें खुल जाती है और वो तुरंत याओ को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे सबसे पहले मिलती है जमीन पर कुछ मशरूम्स और लाव के कपड़े, लेकिन वो खुद कहीं पर दिखाई नहीं देता। वोंग को अब उससे कोई मतलब नहीं होता है। वो सीधा बिल्डिंग में याओ को ढूंढने के लिए चला जाता है। अंदर जाकर उसे मिलता है वो छोटा सा गैंगस्टर हुआ, जिसे कि लाव को पूरे प्लान में घुसाया था। वो कोने में रो रहा होता है। वोंग उससे गुस्से में पूछता है, याओ कहाँ पर है? डर के मारी हुआन एक कमरे की तरफ उंगली करता है। वोंग अंदर जाता है और उसे याओ मिल जाती है। खुशकिस्मती से वो बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन जैसे ही वोंग उसे यूनिट करता है, याओ कहती है चेयर के नीचे बम लगा है, अगर मैं उठी तो ब्लास्ट हो जाएगा। वो कहती है तुम पहले इससे बच जाओ, लेकिन वांग कहता है कि मैं आज इससे भी बड़े धमाके से बचाऊं। वांग बम को धीरे धीरे चेयर से खींचने लगता है, लेकिन उसी वक्त लाओ बाहर से दरवाजा को लॉक कर देता
देता है और हंसता हुआ चिल्लाता है, ये रूम शैन ने इंशेंट किया है, कोई टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। अब वांग और यू उस रूम में बंद होते हैं और टाइमर टिक टिक करता रहता है। क्यूब भी कंफर्म करता है कि टेलीपोर्टेशन नॉट पॉसिबल, लेकिन तभी क्यूब एक और काम का सिग्नल देता है। वो बताता है कि बम के वायर्स का कौन सा सीक्वेंस फॉलो करके काटना है ताकि ब्लास्ट ना हो। वोंग बिना टाइम वेस्ट किए वायर्स को काट देता है और तुरंत उस बम को स्पेस में डाल देता है। उसे लगता है कि सब कुछ सेफ है, या उसके गले लग जाती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वांग उसे संभालता है, अब तुम ठीक हो, सेफ हो बिल्कुल। लेकिन जैसे ही स्पेस रूम के अंदर काउंटडाउन 0 होता है, वांग की बॉडी सडनली फ्रीज हो जाती है। उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, वो हिल भी नहीं पाता। याओ घबरा कर उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वांग को थोड़ा समझने में वक्त लगता है। उस ब्लास्ट ने पपेट के अंदर छुपे हुए पावरफुल जेम स्टोन को भी एक्टिवेट कर दिया था और उसकी वजह से स्पेस में भी एक बहुत ही बड़ा होल बन गया। वांग अब गंभीर रूप से चोटिल था, लेकिन दूसरी तरफ लाओ फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उसका बम अभी काम नहीं आया। वो खुद अंदर आता है याओ को शूट करने के लिए, लेकिन जैसे ट्रिगर दबने वाला होता है, उसका बटलर आकर कहता है कि सर जिन आ गया, हमें भागना चाहिए। लाओ और उसका बटलर तुरंत भाग जाते हैं और जिन रूफ टॉप पर लैंड करता है बिना किसी एफर्ट के कंक्रीट के अंदर से फेस करके। ये सब के बीच में बेहोश याओ वोंग के ऊपर गिर जाती है और वोंग धीरे से उठता है और उसके दिमाग में एक सवाल है, क्या मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा सकता हूँ? लेकिन उसी वक्त जिन रूम के अंदर आता है और कहता है कि हॉस्पिटल इसे नहीं बचा सकता, पर मैं बचा सकता हूँ। जिन तुरंत याओ को वोंग से टेलीपोर्ट कर देता है और बिना कुछ कहे बिल्डिंग से बाहर चला जाता है। वोंग चीखता है, रुको, मैंने वादा किया था कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। जिन मुड़कर कहता है कि तुम अभी खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो और वो विंडो से जंप कर जाता है। वोंग चिल्लाता हुआ विंडो तक दौड़ता है याओ, और तभी उसे एक झलक दिखाई देता है जिन का डोमेन एक्सपेंशन। जिन कहता है कि तुम्हें याओ के बारे में कुछ नहीं पता और न ही इस सुपर ह्यूमन दुनिया के बारे में, लेकिन मुझे पता है और मैं इसे खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। वोंग टूट चुका था पूरी तरीके से। याओ को खोना उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया। वो चुपचाप याओ के मॉर्निंग पेरेंट्स को दूर से देखता रहता है और अपनी कमजोरी पर लानत भेजता है। कहता है कि मैं अपनी लड़की को नहीं बचा पाया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई क्लू भी नहीं है कि कहां से ढूंढना शुरू किया, समझ भी नहीं आ रहा है। इसी अंधेरों के बीच में एक कार उसके पीछे रुकती है। एक औरत उसमें से उतरती है और उसका नाम लेकर पुकारती है, वोंग। वो कहती है कि मेरे साथ चलो। वोंग रिएक्ट नहीं करता। वो तो बोलती है, मुझे पता है कि याओ कहाँ पर है। वोंग तुरंत उसकी तरफ मुड़ता है, आंखों में आग के साथ कहता है कि कहाँ पर है वो साला। औरत बस मुस्कुराती है, अगर बात करनी है तो मेरे साथ चलो। वो उसे एक पास के कैफे में लेकर जाती है और वहाँ पर कॉफी पीने लगती है, जबकि वोंग उसे एक ठंडी से गुस्से भरी नजर से देख रहा होता है। वोंग उस औरत से सीधा सवाल करता है, लाओ कहाँ पर है? लेकिन वो औरत उसके सवाल को इग्नोर करके कहती है कि उसे सबसे पहले मेरे सवाल के आंसर देने होंगे। वो पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है इतने सारे सुपर ह्यूमंस, कल्टीवेटर्स और वो लोग जो कि इंसान की रिलेम से बाहर हैं, ये सब इतने सारे इंसानों की दुनिया में छुपे हुए कैसे रह जाते हैं? वोंग कैजुअली कहता है कि शायद से वो लोग अपने आप को अच्छे से छुपा लेते हैं। लेकिन औरत उसका मजाक उड़ाती है, तुम्हारे जैसे मासूम लोगों के लिए तो सब इतना स्मूथ चल रहा है। असल में कुछ लोग होते हैं जो कि इन सुपर ह्यूमंस के छोड़े गए मैस को संभालते हैं। वोंग को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन औरत उससे कहती है कि कम से कम इतना तो दिखावा करो कि तुम्हें परवाह है, क्योंकि अब तक तुम जिंदा हो वो सिर्फ मेरी वजह से हो। वोंग बस एक सिप कॉफी पीता है और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, तो क्या मेरे पीछे बैठे वो 3 लोग जो कि मुझे कभी भी शूट करने के लिए रेडी है, वो भी तुम्हारे प्रोटेक्शन सर्विस का पार्ट है? ये सुनकर पीछे बैठे तीनों लोग चौंक जाते हैं, उनकी कवर टूट जाती है और वो औरत भी हैरान हो जाती है। वो अपना गन निकालने की कोशिश करती है और उसके 3 साथी भी तुरंत वेपन्स निकालकर पॉइंट करने लगते हैं, लेकिन वह बिल्कुल भी शांत रहता है। वो कहता है कि अगर तुम लोग ये फाइट शुरू नहीं करते तो हम शांति से बैठकर बात कर सकते हैं। वो औरत उसकी बात को सीरियसली लेती है और अपने लोगों को बैक ऑफ करने के लिए कहती है। इसी बीच वो अपने सुपर सेंस से उस औरत की आईडी को स्कैन करता है और पढ़ता है उसका नाम मोह, जो कि सुपर ह्यूमन मैनेजमेंट ब्यूरो ऑफ टास्क फोर्स लीडर है। वोंग उससे कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुम मुझे शैडो से प्रोटेक्ट करती रहती हो, लेकिन मुझे ये समझना है कि तुम्हारा असली मकसद क्या है। मोह कॉन्फिडेंटली कहती है कि जब मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ तो ऑब्वियस है तुम भी मुझे किसी तरह से रिटर्न तो दोगे ही। वोंग थोड़ा सरकास्टिक होकर कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी ब्यूरो का मर्सनरी बन जाऊं, जैसे ये तुम्हारे 3 छोटे लोग हैं, लेकिन माफ करना ये सब तो सी रैंक से भी नीचे गए हैं, मैं उन जैसों में नहीं गिनता। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि मो मैडम ये तो कम से कम ब्रोन लेवल सुपर ह्यूमन है, हम लोग से लीग के ऊपर है। लेकिन मो को उस बात से कोई असर नहीं लेती। वो वोंग से कहती है कि अगर तुम्हें लाओ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो तुम्हें मेरे लिए 3 मिशन को कंप्लीट करना होगा। वोंग तुरंत कहता है कि मैं सिर्फ 1 मिशन करूंगा और मुझे लाओ के साथ साथ जिन के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए। मो इस कंडीशन को बिना किसी बार्गेन के एक्सेप्ट कर लेती है। वोंग बहुत ही हैरान होता है, लेकिन मो उसे बताती है कि ये मिशन सिर्फ 1 दिन का है और पेमेंट भी काफी अच्छी मिलेगी। लेकिन फिर वोंग पूछते है कि मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे करूं? ये सुनकर मो थोड़ा ऑफेंड हो जाती है। वो कहते है कि अभी हम दोनों एक शर्त और तमीज वाली बातचीत की ना, बस वही काफी प्रूफ है कि मैं तुम्हारे साइड हूँ। वो लड़की कैफे से निकलती है और वोंग सोचते है कि क्या सच में उस पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन उसे पता है कि वही उसका एकमात्र सहारा है याओ के बारे में जो कि जानकारी पाने का है। वोंग प्लान बनाता है कि उसका इस्तेमाल करके सुपर ह्यूमन
मैनेजमेंट ब्यूरो के अंदर घुस जाएगा, जहाँ से वो पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेगा। इसी बीच मो अपनी कार में ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है। उसका ड्राइवर उससे पूछते है, तुम्हें एक खतरनाक आदमी वोंग के साथ डील क्यों की? ये हमारी कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है। मो मुस्कुराते हुए कहती है, बड़े मुनाफे के लिए बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं। मैं इतनी एम्बिशियस हूँ कि अपनी जॉब में अटकी नहीं रह सकती। वोंग मेरा टिकट है जिससे मैं ब्यूरो में ऊपर जा सकूंगी। मुझे लगता है कि उसमें पोटेंशियल है, बस हमें उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। लेकिन उसे पता नहीं कि वोंग ने अपना क्यूब उसकी कार में छुपा रखा है और वो सब कुछ सुन रहा है जो कि वो कह रही है। वोंग इस बात से नाराज नहीं होता है कि मो उसे मैनिपुलेट कर रही है। वो सोचता है ये सब लोभी लोग इतने आसान है कंट्रोल करने के लिए। तभी ड्राइवर मो से पूछता है, तुम सच में वोंग को लव की लोकेशन बताओगी? मो कहती कि मैं उसे सिर्फ डी लेवल की जानकारी दूंगी। वो बेवकूफ है, उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो धोखा खाया। ये सुनते ही वोंग गुस्से से बाहर आ जाता है और वो सोचता है कि मो को दिखाता हूँ कि असली बेवकूफी कौन है। अगले दिन वोंग उस जगह पर जाता है जो कि मो ने असेसमेंट के लिए भेजी थी। मिशन पर जाने से पहले वो वहाँ पर एक सुंदर सा महल देखते हैं जो कि जंगल के बीच में, और वहाँ और भी काफी सारे फाइटर्स मौजूद होते हैं असेसमेंट के लिए। वोंग सोचते है कि ये सब लोग कौन है और कहाँ से आए हैं। तब एक आदमी माइक लेकर आता है और कहता है कि तुम सब यहाँ पर अपने क्लाइंट के बॉडीगार्ड बनने के लिए बुलाए गए हो। बॉडीगार्ड को हमेशा अलर्ट, रिस्पॉन्सिव और स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, तभी वो अपना काम अच्छी तरह से कर पाते, इसलिए तुम्हें इन क्वालिटीज के लिए टेस्ट किया जाएगा। फिर वो दरवाजा खोलता है जो कि पार्टिसिपेंट्स को एक इन हाउस कसिनो में लेकर जाता है। सबको 5 चिप्स दी जाती है और होस्ट कहता है कि तुम अपनी मर्जी से कोई भी गेम खेल सकते हो इन चिप्स के साथ। जो 10 चिप्स तक पहुंच जाएगा वो अगले राउंड में क्वालिफाइड करेगा, लेकिन लड़ाई या फिर चोरी माना है। सब लोग तुरंत कार्ड गेम खेलना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं कि शायद से यहाँ मशीन फिक्स्ड होगी, लेकिन वो भी हार जाते हैं। फिर एक आदमी वोंग को बिना किसी वजह के लेक्चर देने लगता है। वोंग को ये एडवाइस पसंद नहीं आती, इसलिए वो वहाँ से दूर चला जाता है अपने लिए कोई और गेम ढूंढने के लिए। वो एक औरत को देखते हैं जो कि क्लासिक कोइन कप के नीचे गेम को खेल रही होती है। वोंग सोचते है कि चलो इस बार मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन वही वो पहले वाला आदमी उसके पीछे आता है और वो कहता है कि दोस्त, जब कोई आदमी तुमसे दोस्ती करना चाहता है तो भाग जाना ठीक नहीं होता। वोंग को अब समझ में आता है कि वो आदमी बस उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा था। जब उसके ट्रिक्स फेल हो गए तो वो आदमी घबरा गया और वोंग को एक गेम के लिए चैलेंज कर दिया। वोंग खुशी खुशी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी सारी चिप्स लगा देता है, और वो आदमी भी अपनी चिप्स को लगा देता है। गेम मास्टर एक सिक्का कप्स के नीचे छुपाता है और फिर तेजी से कप्स को इधर उधर घुमाने लगता है। धोखेबाज आदमी लेफ्ट कप पर दाव लगाता है, लेकिन वोंग अपनी सुपर सेंस का यूज करके पता लगाता है कि औरत ने सिक्का अपनी राइट हैंड में छुपा कर रखा हुआ है। वो उससे कहता है कि अपने राइट हैंड दिखाए, लेकिन वो औरत काफी स्किलफुल थी। जल्द ही सिक्का अपनी लेफ्ट हैंड में छुपा लेती है। इससे पहले कि और कुछ पता करे वोंग जोड़ डालता है, दोनों हाथ दिखाए। तब औरत मानती है कि वोंग सही था और उसके पास सच में सिक्का था। और डिक्लेयर करते कि वोंग जीत गया और उसकी चिप्स डबल हो गई है। बाकी पार्टिसिपेंट समझ में नहीं पा रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। धोखेबाज सोचते हैं कि शायद से गेम मास्टर के पास 2 सिक्के हैं, एक कप के नीचे डाला गया होगा, और फिर कोई सीक्रेट डोल खोलकर सिक्का डबल के अंदर गिरा दिया। वो टेबल को ध्यान से चेक करने लगते हैं कि कहीं कोई सीक्रेट कंपार्टमेंट तो नहीं, लेकिन औरत कहती है टेबल रिगेट नहीं है, मेरे पास पूरा वक्त सिर्फ एक सिक्का था। और धोखेबाज कहती है कि तुमने अपनी सारी चिप्स हार दी है। वोंग अपनी जीत के साथ घमंड आवाज में वहां से चल पड़ता है। कुछ घंटे और टेस्ट के बाद धोखेबाज गुस्से में आ जाता है। 5 पार्टिसिपेंट मिशन के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं और वोंग उनमें से एक है। जब सब बॉडीगार्ड अपनी जगह पर बैठ जाते हैं, मैनेजर सभी को टेस्ट के पास करने की बधाई देता है और अपने क्लाइंट्स को बुलाता है। मिस्टर पाओ एक मोटा आदमी जिसके दांत एक बक्स बनी जैसे बड़े हैं, कॉन्फिडेंस के साथ रूम में आता है। वो सबको कहता है कि उन्हें इज्जत समझनी चाहिए क्योंकि उन्होंने रात की पार्टी के लिए उसके बॉडीगार्ड बनने का मौका जीता है। वो कहता है कि अच्छा काम करो, अगर मैं इंप्रेस हुआ तो रिवॉर्ड भी दूंगा अच्छा वाला। फिर वो अपने मैनेजर को बाकी सभी काम संभालने को कहता है और धीरे धीरे रूम से निकल जाता है। मैनेजर सबको बताता है कि पाओ ने ऑलरेडी उनके बैंक अकाउंट में 3 मिलियन यूएन का एडवांस ट्रांसफर कर दिया है और मिशन कंप्लीट होने के बाद बाकी सभी पैसे भी मिलेंगे। वांग अपनी सीट से उछल पड़ता है और मैनेजर से पूछते हैं क्या ये एडवांस अकाउंट सच है। मैनेजर फिर से कंफर्म करता है हाँ 3 मिलियन यूएन और तुम्हारी एजेंट मो ने पैसे रिसीव कर लिए। वोंग को तब समझ में आता है कि उसे मो ने कितना बड़ा धोखा दिया है, क्योंकि मो ने कहा था कि जॉब के लिए सिर्फ 50,000 ही मिलेंगे। वो गुस्से में बदुआ देता है, लेकिन मैनेजर उसे इग्नोर कर देता है। मैनेजर सभी को तैयार होने के लिए कहता है क्योंकि पार्टी 6 घंटे में शुरू होने वाली है। जल्दी सभी बॉडीगार्ड्स उनके डेस्टिनेशन पर आ जाते हैं और असिस्टेंट उन्हें जरूरी इन्फॉर्मेशन बताते हैं। वो लड़की जो कि वोंग को घुमा रही होती है उससे कहती है कि उनके बॉस का असली मकसद पार्टी में होने वाली अवसर में हिस्सा लेना है। वो एक पुरानी और अजीब सा मास्क चाहता है। वोंग फाइल पढ़ते हुए उसकी बातों को सुन लेता है। तभी उसकी नजर एक अजीब से क्रिस्टल क्यूब की फोटो पर पड़ती है जो कि उसका इंटरेस्ट जगाती है। वो लड़की को वो फोटो दिखाता है और वो कहता है कि इस क्यूब को ओविडियन इंसेंस कहते हैं, ये एविएशन का एक इम्पोर्टेंट आइटम है। वोंग को वो नाम सुनते ही अपना पुराना वो वक्त याद आता है जब एक्सप्लोजन के साथ वो बेहोश होने वाला था। तब क्यूब ने उसे ओविडियन नाम चुपके से बोला था। अब वोंग पूरी तरीके से यकीन कर लेता है कि यही वो क्रिस्टल क्यूब है जिसकी बात उस क्यूब ने की थी। ओशन में उसकी दिलचस्पी और बढ़ जाती है। तभी वोंग के सिर में और तेज दर्द होने लगता है, लेकिन वो असिस्टेंट
असिस्टेंट से कहता है कि कुछ नहीं। वो दोबारा फाइल पढ़ने का नाटक करता है और सोचते है कि चलो मो ने उसे धोखा दिया है। लेकिन इस पार्टी में ऐसे बहुत ही सारी चीजें हैं जो कि उसे चाहिए। जल्दी गाड़ी अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है और वंग दूसरे बॉडीगार्ड के साथ एक बड़ा मिशन में घुस जाता है। वहाँ कुछ अमीर लोग शराब पीते हुए और बातें करते हुए नजर आते हैं, लेकिन पूरा माहौल पार्टी के लिए थोड़ा अजीब, अंधेरा और भारी लग रहा होता है। अचानक लाइट्स जल जाती है और पार्टी का होस्ट बताता है कि मजा शुरू होने वाला है। वो तुरंत पहला इवेंट शुरू करता है जिसे वो एक छोटा सा मजेदार गेम खेलता है। वो एक बटन दबाता है और जमीन खुल जाती है। नीचे से एक बड़ा कॉरिडोर निकलता है। वो एक बटन दबाता है और जमीन खुल जाती है। नीचे से एक बहुत ही बड़ा क्रोकोडाइल दिखता है। कुछ मेहमान डर जाते हैं, लेकिन होस्ट उन्हें बताता है कि फिक्र मत करो, उनकी सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। वो जमीन के खुले हिस्से पर खड़ा होता है और कहता है कि ये बुलेट प्रूफ ग्रास है और अगर क्रोकोडाइल इतना ऊपर उछल भी जाए तो वो इन तक नहीं पहुंच सकता। मेहमान थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, लेकिन एक गुरूर से भरा हुआ जवान होस्ट से कहता है कि पार्टी का पेस ज्यादा फास्ट हो रहा है और छोटे गेम्स में शुरू करना चाहिए था। होस्ट मुस्कुराकर कहता है कि ये पार्टी डीडी की सबसे बड़ी पार्टी से भी बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, तो हम पर पूरी ताकत लगाएंगे। फिर वो सभी को गेम्स के रूल बताता है। वो क्रोको के गले में लटकी गोल्डन बैल की तरफ इशारा करता है और कहता है कि जो भी इस बैल को जीतेगा वो विनर होगा। लेकिन वो बैल सिर्फ मील वेपन से ही जीती जा सकती है और जब तक कोई बैल नहीं लेता कोई भी पार्टिसिपेंट्स इस केस से बाहर नहीं जा सकता। वोंग ये सुनते ही घबरा जाता है। उसे अब समझ में आता है कि वो यहाँ पर किसी का बॉडीगार्ड बनने के तौर पर नहीं, बल्कि एक ग्लैडिएटर बनकर आया होता है जो कि सिर्फ कुछ अमीर हरामियों का मनोरंजन बनने वाला है। लेकिन होस्ट अनाउंस करता है कि जो भी पहला गेम जीतेगा उसे पहले रिवॉर्ड में 1 टन गोल्ड ब्रिक्स दिए जाएंगे। एक बंदा रिवॉर्ड सुनते ही बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और बिना सोचे समझे वॉलंटियर करता है। हाथ में सिर्फ एक स्पेयर और शील्ड लेकर वो केज के अंदर चला जाता है। वो चुपचाप क्रोकोडाइल की तरफ बढ़ता है, लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर वो एकदम से चिल्लाने लगता है जैसे कोई पागल हो गया हो और सीधा उस क्रोकोडाइल पर चार्ज करता है। क्रोकोडाइल तुरंत रिएक्ट करता है और एक ही सेकंड में उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देता है और जिंदा चबा जाता है। जब बंदा दर्द से चीखता है तो सारे अमीर लोग उस पर हंसने लगते हैं। बंदा कॉन्फिडेंट बन रहा था और निकला एकदम पगलू, लेकिन वोंग समझ जाता है कि वो बंदा कमजोर नहीं था, कुछ तो गड़बड़ है उस क्रोकोडाइल में। और तभी होस्ट खुद कंफर्म करता है कि ये कोई नॉर्मल क्रोकोडाइल नहीं है, ये हमने लैब में जेनेटिकली मॉडिफाई किया है। स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों अपग्रेड है। वो फिर से रिवॉर्ड बढ़ा देता है और बाकी लोगों को लालच देने लगता है। इस बार कोई भी वॉलंटियर नहीं करता और तभी एक अमीर आदमी अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है तू जा, और वो बॉडीगार्ड बिना कुछ बोले केज में चला जाता है और हाथ में जितने स्पेयर्स उठा सकता उतने उठा लेता है। वोंग ये देखकर सिर पकड़ लेता है। ये लोग इतने बेवकूफ और लालची कैसे हो सकते हैं? क्या उन्हें दिख नहीं रहा है कि इस क्रोकोडाइल से कोई नहीं जीत सकता? तभी एक और बॉडीगार्ड वोंग से कहता है कि तो कॉन्ट्रैक्ट पड़ा था ना, वहाँ पर क्लियरली ये लिखा था कि अगर कोई वॉलंटियर नहीं करेगा तो किसी को रेंडमली उठाकर भेज दिया जाएगा। वोंग ये सुनते ही शौक में आ जाता है, ये तो अनफेयर है। लेकिन वो बंदा फिर से कहता है कि भाई अगर काम सेफ होता है तो तुझे 3 मिलियन यन एक दिन में मिलते हैं। ये सुनते ही वोंग का दिल टूट जाता है क्योंकि उसे तो सिर्फ 50,000 यन ही मिल रहे हैं। तभी उसकी नजर बैल्कोनी पर टिक जाती है। एक आदमी खड़ा होता है, काफी स्ट्रॉन्ग और हॉस्टिल लग रहा होता है बिना किसी वजह के। वांग उसे घूरने लगता है, लेकिन उसके कोलिग्स तुरंत बोलते हैं मत देख, ओरूरी कॉमिट्स में वो लोग ऐसे पार्टीज में ऑर्डर मेंटेन करते हैं। वोंग तुरंत नजर हटा देता है और फिर केज के सीन पर नजर डालता है। वहाँ वो बॉडीगार्ड क्रोकोडाइल पर बार बार स्पेयर से अटैक कर रहा होता है। स्पीड का यूज करके वो उसकी रेंज से निकलता है और फिर एक हाई ग्राउंड पर फिर से अटैक करता है। लेकिन वोंग तुरंत समझ जाता है ये क्रोकोडाइल अभी तक सीरियसली हर्ट नहीं हुआ है और चाहे ये बंदा कितना भी कॉन्फिडेंट हो, हार पक्की है। तभी वो बॉडीगार्ड एक हाई जंप मारकर क्रोकोडाइल के ऊपर अटैक करता है और एक फाइनल बो देने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उस क्रोकोडाइल का टेल एक ही झटके में उसे उड़ा देता है। 1 सेकंड में पूरा बॉडी कुचले हुए मांस में बदल जाता है। सभी गेस्ट ये देखकर बहुत ही डर के मारे कांप जाते हैं और वो अमीर हरामी तो एकदम से बॉडीगार्ड में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन होस्ट तो ये बहुत ही खुश होकर देख रहा होता है और वो रिवॉर्ड और ज्यादा बढ़ा देता है। फिर से पूछते कि कोई है जो फाइट करेगा। तभी वोंग की टीम की एक लड़की पेंग के कान में कुछ धीरे से बोलती है और पेंग तुरंत अनाउंस करता है जो भी क्रोकोडाइल को हरा देगा मैं होस्ट के रिवॉर्ड से डबल पैसा दूंगा अपनी जेब से। ये सुनकर काफी फाइटर्स एक्साइटेड हो जाते हैं। एक बंदा अपने मास्टर से परमिशन मांगता है फाइट के लिए और मास्टर उसे परमिशन दे देता है। लेकिन तभी वोंग की टीम का वो बंदा जिसका हेयर स्टाइल चौथी जोजो के कैरेक्टर जैसा लगता है वो भी सामने आ जाता है। अब 2 वॉलंटियर्स आ जाते हैं तो होस्ट अनाउंस करता है कि सिर्फ लास्ट में स्टैंडिंग ही क्रोकोडाइल से लड़ पाएगा। वोंग सोचता है ये क्या बकवास है। तभी वो लड़की उसे समझाती है कि ये दोनों पहले एक दूसरे से लड़ेंगे, जो बचेगा वही क्रोकोडाइल से फाइट करेगा। वोंग कहता है कि ये कितना स्टूपिड गेम है, जो जीतेगा उसके पास तो एनर्जी ही नहीं बचेगी क्रोकोडाइल से लड़ने के लिए। लेकिन बाकी लोग कहते हैं कि तुम हमारे टीममेट गोल्ड पॉइजन को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। जैसे ही वो दोनों फाइटर्स ग्लास सेलिंग पर चढ़ते हैं, दूसरे वाले बंदे का बॉस उसे प्रॉमिस करता है जीत गया तो प्रमोशन भी मिलेगा और छुट्टी भी। वो बंदा खुशी के मारे पीछे से मुड़ जाता है और उसी मोमेंट में गोल्ड पॉइजन उसके कंधे पर काट लेता है और उसका सारा लाइफ फोर्स
होस्ट चूस लेता है। इसी से अपनी पावर को टेम्परेरी बूस्ट कर लेता है। वो बंदा तुरंत जमीन पर गिर जाता है एक सूखी हुई लाश की जैसे, और होस्ट पॉइजन को अलाउ कर देता है। अब तो क्रोकोडाइल से लड़ सकता है। गोल्ड पॉइजन बिना किसी वेपन उठाए केज में चला जाता है। होस्ट पूछता है कि तू श्योर है ऐसे नंगे हाथों से? वो कामली बोलता है कि जब क्रोकोडाइल के पास वेपन नहीं है तो मुझे भी अनफेयर एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। वो आराम से बीस्ट की तरफ चलने लगता है और जो लोग तेज दिमाग वाले होते हैं वो फील करते हैं कि कुछ तो अजीब है। सिर्फ वोंग नोटिस करता है कि गोल्ड पॉइजन धीरे से अपनी उंगलियों को रब कर रहा है और हल्की सी गोल्डन डस्ट हवा में छोड़ रहा है। वोंग को भी समझ में आता है कि ये क्या कर रहा है, लेकिन वो बस देखता रहता है। गोल्ड पॉइजन इंतजार करता है पहला मूव क्रोकोडाइल करे। बीस्ट उस पर सीधा चार्ज करता है लेकिन एक ही अटैक में उसे मार देने के लिए, लेकिन गोल्ड पॉइजन एक ही जंप में उस पर चढ़ जाता है और सीधा उसके सिर पर बैठ जाता है। फिर वो झुकता है और जेंटली उस क्रोकोडाइल के हेड पर एक किस कर देता है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या कर रहा है। क्रोकोडाइल भी शांत हो जाता है, लेकिन तभी गोल्ड पॉइजन एकदम से जंप करता है और उसी मोमेंट में क्रोकोडाइल का सर उड़ जाता है। खून हर तरफ बिखर जाता है और एक गोल्डन बेल सीधा गोल्ड पॉइजन के पैर के पास गिरती है। सब लोग एकदम से शॉक रह जाते हैं और वोंग फाइनली समझ जाता है कि गोल्ड पॉइजन की स्पीड बी रैंक फाइटर के बराबर है और उसकी टेक्निक्स भी काफी मिस्टीरियस है। गोल्ड पॉइजन आराम से वो बेल उठाता है और कॉन्फिडेंटली होस्ट के पास जाकर उसे दे देता है। होस्ट थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होता है, उसे लगता है कि क्रोकोडाइल को और थोड़ा फाइट करेगा, लेकिन फिर भी वो गोल्ड पॉइजन की तारीफ करता है। टुनाइट का पहला चैंपियन मिल गया। वो पूछता है कि रिवॉर्ड अभी चाहिए या फिर बाद में। गोल्ड पॉइजन कामली कहता है कि चुपचाप बाद में डिलीवर कर देना, मैं ज्यादा अटेंशन नहीं चाहता। पैंग तो खुशी के मारे टोस्ट उठाता है, उसे लगता है कि उसकी टीम ने पहला गेम जीत लिया, लेकिन बाकी अमीर हरामी लोग बहुत ही खुश नहीं होते। एक डूसबैग तो होस्ट से पूछ लेता है कि बस यही था तेरा बेस्ट। होस्ट मुस्कुराता है और बोलता है अभी तो मजा शुरू हुआ है, आगे और भी है। इसी बीच केज को साफ कर दिया जाता है और नई बीस्ट लाने की तैयारी शुरू हो जाती है और डूसबैग से फिर से एटीट्यूड से बोलता है कि वेटरन जैसे हमें सब कुछ देख लिया है, लेकिन होस्ट कामली बोलता है कि नहीं तुम गलत हो। तभी वो अगला बीस्ट ऊपर आने लगता है। वोंग के रोगों में थोड़ी सी दौड़ जाती है, उसे महसूस होता है कि ये कुछ नेचुरल नहीं है, कुछ तो डेंजरस है और होस्ट तुरंत उसकी डिस्क्रिप्शन शुरू कर देता है। वो प्राउडली अनाउंस करता है कि हमारी कंपनी ने कैट्स की विल्ड नेचर और बियर्स की पावरफुल को कंबाइन किया है एक अल्टीमेट हंटर बनने के लिए। जब वो बीस्ट सामने आता है होस्ट उसे इंट्रोड्यूस करवाता है, ये है टाऊ हमारा मास्टरपीस। सभी गेस्ट मोस्टर को देखकर कांप जाते हैं और वैंग भी सोचता है कि किस पागल साइंटिस्ट ने ये सब बनाया होगा। होस्ट प्राउडली बोलता है कि ताऊ किसी भी क्रिएचर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और सबसे खतरनाक बात ये इतना क्रूअल है कि जिंदा चीजों को भी फाड़ना और चीरना पसंद करता है। तभी ताऊ उन्हीं लोगों को खा जाता है जो कि उसे केस से निकाल रहे थे और होस्ट अनाउंस करता है कि कोई है जो कि इसे लड़ना चाहेगा। रूम में एकदम से साइलेंस छा जाता है, लेकिन वोंग अनईजी फील करता है क्योंकि उसकी इंस्टिंक्ट्स कह रही होती कि यहाँ किसी बंदे का इरादा कुछ और है, ये बीस्ट से भी ज्यादा और डेंजर है और किसी और को ये बात समझ में नहीं आई है। तभी एक और गेस्ट अपने फाइटर को केज में भेजता है। फाइटर अंदर जाकर अपनी तलवार को निकालता है, लेकिन उसे कुछ समझ में आता उससे पहले बीस्ट एकदम से जंप करता है और उस फाइटर को इग्नोर करके सीधा बुलेट प्रूफ गिलास पर अटैक करता है। रूम में अफरा तफरी मच जाती है, गेस्ट चिल्लाने लगते हैं ये बीस्ट गिलास तो तोड़ देगा, हमें मार देगा। सब लोग भागने लगते हैं और होस्ट उन्हें समझाता है कि सब कुछ कंट्रोल में, पैनिक मत करो। गिलास के पीछे खड़ा होस्ट सबको कॉन्फिडेंटली बताता है कि रिलैक्स गाइस, ये गिलास काफी स्ट्रॉन्ग है, ये मोस्टर कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ये लाइन कहता है मोस्टर एक जोर का अटैक करता है और गिलास पर एक बड़ी सी क्रैक पड़ जाती है। होस्ट के चेहरे का कॉन्फिडेंस तुरंत हवा हो जाता है। दूसरी तरफ फाइटर का ईगो हर्ट हो जाता है, उसे लगता है कि ये मोस्टर उसे इग्नोर क्यों कर रहा है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और तू मुझे देख ही नहीं रहा है। गुस्से में वो आकर वो मोस्टर के पीछे से अटैक करता है, लेकिन मोस्टर कोई नॉर्मल क्रिएचर नहीं था। एक सेकंड में डिसअपियर होता है और अगली पल में फाइटर के पीछे आ जाता है। एक ही स्ट्राइक में उसे गिरा देता है बिल्कुल बिना एफर्ट के। फिर मोस्टर उसका तलवार उठाता है और उसी तलवार से गिलास सेलिंग पर वार करना शुरू कर देता है। हर एक हिट के साथ क्रैक और भी ज्यादा बढ़ जा रही होती है। होस्ट का डर अब उसकी आंखों में क्लियरली दिखाई दे रहा होता है। वो चिल्लाता है सिक्योरिटी रेनफोर्स करो, और उसके गार्ड्स भी बहुत ही कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं लग रही होती है। तभी वो को एक रियलाइजेशन होती है ये सब कुछ एक सेटअप था और इसके पीछे था गोल्डन पॉइजन। सब लोग उसके स्पार्कल वाले एक्ट से खुश थे, लेकिन सिर्फ वोंग ने उस वक्त नोटिस किया था जब उसने केज में वो गोल्डन पाउडर स्प्रे किया था। वोंग को लगा था कि उस पाउडर का टारगेट क्रोक था, लेकिन अब समझ में आता है कि ये सब मोस्टर को मदद देने के लिए था। और फिर मोस्टर एक आखिरी जोर से हिट करता है और गिलास को तोड़कर बाहर आ जाता है। पूरे हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। ट्रैप डोर उसके नीचे बंद हो जाता है। होस्ट पैनिक में ऑर्डर देता है कि इसे रोको, क्या कर रहे हो तुम लोग, पर उसके गार्ड्स उससे पहले ही भाग चुके होते हैं क्योंकि जितने भी पैसे मिल रहे थे वो इस जान के खतरे के लायक नहीं थे। मोस्टर सीधा होस्ट की तरफ लीप करता है, लेकिन एक बंडाना पहने हुआ बंदा बीच में आता है और एक सॉलिड किक मारकर मोस्टर
शूटर को दूर फेंक देता है। होस्ट जमीन पर गिरता है, कांप रहा होता है। वो उस बंदे वाले को थैंक्स कहता है जिसका नाम होता है मुओंग। वो मुओंग से रिक्वेस्ट करता है कि अंदर गन्स अलाउ करे, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, होस्ट कहता है। लेकिन मुओंग मना कर देता है, गन से सिर्फ सिचुएशन और खराब होगी। बाकी कुछ गेस्ट अभी भी जो हॉल में बैठे हुए, उनके चेहरे पर डर क्लियरली दिखाई दे रहा होता है। कुछ लोग तो लिटरली रो रहे होते हैं, पर वोंग के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। उसे लगता है कि ये परफेक्ट चांस है उस डोजबग को टारगेट करने का, क्योंकि लाव से वो कनेक्टेड है। वोंग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी ऑर्डर मेंटेनिंग ऑर्गेनाइजेशन फाइटर वहां पर आ जाते हैं। एक उनमें से वोंग को रोकता है। वो कामली कहते हैं कि सब शांति बनाए रखें, मोस्टर से हम निपट लेंगे। वोंग बस क्वाइटली एग्री करता है और वहां से वॉक अवे करके चला जाता है। अंदर से कुछ और प्लान कर रहा होता है, और तभी सबसे साइलेंट बंदा, जो कि अभी तक ब्लाइंडफोल्ड में क्वाइटली खड़ा था, एक ही पंच में मोस्टर के स्कल को क्रश कर देता है। सब लोग शौक में देखते रह जाते हैं। उसका पार्टनर कामली अनाउंस करता है, सब ठीक है अब। सब लोग पार्टी कंटिन्यू करते हैं विदाउट एनी टेंशन। मोस्टर की इजीली मर जाने के बाद वोंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता था कि जिसने भी ये सब प्लान किया था वो इतना बेसिक प्लान तो नहीं बनाएगा, ये तो बहुत ही ज्यादा वीक था, ये तो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन लग रहा था। और तभी उसे रियलाइज होता है कि उसकी टीम का एक मेंबर मिसिंग है। वो शौक में सोचता है कि नो, असली प्लान तो कुछ और ही है, और वो मिसिंग मेंबर कोई और नहीं बल्कि वो लड़की थी जिसके पास एक स्वॉर्ड होती है। वो तभी सिक्योरिटी गार्ड के पेट्रोल टीम से चुपके से अटैक कर रही होती है। एक ही गार्ड को साइलेंटली गिराती है बिना किसी आवाज के। उसके पास एक स्पेशल डिवाइस होता है जिसके थ्रू वो मैंसन की इलेक्ट्रॉनिक्स और कैमरा को डिसेबल कर देती है। कंट्रोल रूम में गार्ड्स कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें दिखता है कि फुटेज डिसऑर्डर हो रही होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते क्योंकि तब तक वो लड़की नीचे वाले सबसे लोअर फ्लोर पर डिसेंट कर चुकी होती है। वो एक सिलिकॉन ग्लव्स निकालती है जो कि किसी और के फिंगरप्रिंट्स के साथ कस्टमाइज होता है, और उसी से सीक्रेट रूम का लॉक ओपन कर देती है जो कि टनल के एंड में होता है। लेकिन उसे क्या पता था वहाँ पर ऑलरेडी कोई उसका वेट कर रहा था। सिक्योरिटी टीम का लीडर ऑर्डर कीपर पहले से ही गैस कर चुका था कि कोई ये रूम ब्रेंच करने की कोशिश करेगा। जब लड़की अंदर आती है वो सीधा उसके सामने आ जाता है, काम, रेडी और फुल फोकस्ड। लड़की तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकालती है और फाइट स्टार्ट हो जाती है। बाकी गार्ड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि वोंग अभी भी क्वाइटली उस जगह तक पहुँच चुका है। अब सामने था एक इंटेंस फाइट। लड़की स्वॉर्ड से फुल फोर्स में अटैक करती है, पर गार्ड लीडर हर स्ट्राइक को इजिली ब्लॉक कर लेता है। एक मोमेंट में तो उसकी कैप को भी कट कर देता है, बस स्लो ऑफ करने के लिए। तभी एक और गार्ड पीछे से आता है गन लेके, लेकिन लड़की की सेंस शार्प थी। वो तुरंत गन उसके हाथ से किक करके गिरा देती है, फिर एक सॉलिड किक से उस गार्ड को जमीन पर फेंकती है और उस दूसरे गार्ड पे थ्रो कर देती है। डबल टेक डाउन। सब कुछ परफेक्ट जा रहा था, पर वो छोटी सी गलती कर देती है, अपनी बैक ओपन छोड़ देती है। लीडर वेट कर रहा था इस मोमेंट का। वो तेजर्दी स्पीड से उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है क्योंकि वोंग ने उसका रिस्ट पकड़ लिया होता है। वो कैजुअली कहता है कि पीछे से अटैक करना तो बैड मैनर्स होते हैं दोस्त, लेकिन लड़की इंप्रेस नहीं होती। वो गुस्से में बोलती है कि मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वोंग मुस्कुरा कर कहता है कि मैं तो यहाँ पर बाथरूम ढूंढ रहा था, रास्ता भटक गया। लीडर अब इरिटेट हो जाता है। वो अपना दूसरा हाथ यूज करने की कोशिश करता है वोंग पे अटैक करने के लिए, लेकिन वोंग इजीली उसका हाथ तोड़ देता है और उसे अनकॉन्शियस कर देता है। फिर कैजुअली कमेंट कर देता है, सी लेवल लूजर और एटीट्यूड A+ का। लड़की थोड़ी कंफ्यूज होती है। वो अपनी तलवार को वोंग के ऊपर पॉइंट करती है, फ्रेंड हो या फिर एनिमी। वोंग कामली बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। फिर एक बार में सब क्लियर कर देता है। उसे पता चल चुका होता है कि पैंग सिर्फ एक डोकी था और असली मास्टरमाइंड तो ये खुद लड़की है। वोंग को ये भी पता चलता है कि ये बिल्डिंग के अंदर किसी सीक्रेट फैसिलिटी तक पहुंचना चाहती है। लड़की शॉक्ड होकर पूछती है, तुम्हें ये सब कैसे पता चला। वोंग बोलता है, पहले मैंने देखा था कि जब मास्टर केस से निकला था, पैंग उसके सामने खड़ा था। मुझे नहीं लगा कि बॉस खुद खतरा लेने को खड़ा होगा जबकि उसके पास बॉडीगार्ड्स हैं। तब समझ में आया कि जो प्रोटेक्शन चाहिए वो एक्चुअली उसके लिए नहीं था। लड़की थोड़ी टेंशन में कहती कि अब बात करना बेकार है, गार्ड्स ने पीस कीपर को अलर्ट कर दिया होगा, वो बस 2 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। वोंग सोचता है कि 2 मिनट तो मिशन कंप्लीट करने के लिए काफी है, और बिना टाइम वेस्ट किए वो सीधा ट्रेजर वॉलेट में घुस जाता है। लड़की थोड़ी हेजिटेट है पर वो पीछे पीछे चली जाती है। वॉल्ट में जाकर दोनों को एकदम खाली जगह मिलती है। लड़की कहती है कि होस्ट ने ट्रेजर ऐसी जगह पर छुपा रखा होगा जहाँ पर हम कभी पहुँच ही नहीं सकते, पर वोंग कॉन्फिडेंट है, मैं तो ट्रेजर ढूंढ लूंगा। फिर लड़की से एक कंडीशन रखता है, बस ये बताओ कि कैसे इस रूम से जिंदा निकलना है। तभी वोंग को डेंजर का एहसास होता है। वो लड़की को जल्दी से डोर अवे से बाहर ले जाता है। बाहर गार्ड लोग शूटिंग शुरू कर देते हैं। उनके साथ 3 पीस कीपर भी होते हैं।
विप वाली मम्मी वांग और लड़की को बोलती है कि बाहर आओ वरना तुम दोनों को नुकसान हो सकता है। मम्मी एक फ्लैश बैंग फेंकने वाली होती है पर वांग एंटीसिपेट कर लेता है, अपने स्पेस रूम से बेसबॉल बैट निकालता है और फ्लैश बैंग को वापस उनकी तरफ मार देता है। गार्ड्स ब्लाइंड हो जाते हैं। वांग और लड़की भागकर दूर निकलने की कोशिश करते हैं पर पीस कीपर फिर से उन्हें कॉर्नर कर लेते हैं और विप वाली मम्मी लड़की बिजी रखती है। वांग को ब्लाइंड फोल्डेड वन पंच मैन का सामना करना पड़ता है और दूसरा बंदा बेल्डी वांग को वॉल से टकरा देता है। वांग थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, तब बेल्डी पीछे से मुंह पर अटैक कर देता है। वो घूमने का टाइम भी नहीं पाती और बिल्डी उससे पंच मारकर वॉल से टकरा देता है। मोमी आती है और कहती है कि तुम्हारा मिशन अब खत्म हुआ, पर वांग तुरंत कहते हैं कि 3 बी रैंक फाइटर्स मिलके मुझ पर अटैक कर रहे हैं, ये तो बहुत ही अनफेयर है। विप वाली मोमी को ये सब की परवाह नहीं होती है और वो वांग को खत्म करने के लिए रेडी हो जाती है। तब वांग एक ग्रेनेड को जमीन पर फेंकता है जो कि देखने में असली लगता है। मोमी रिफ्लेक्स से अपना फेस कवर करती है पर जब कुछ भी नहीं होता तो समझ जाती है कि ग्रेनेड फेक था, लेकिन बस यही थोड़ा सा वक्त था वांग और मोमो को बचाने के लिए काफी होता है। वो पीस कीपर से बचकर एक सिक्योरिटी गेट के पीछे छिप जाते हैं। गेट बंद होने के बाद दोनों एक स्टोर रूम तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो सेंस कर लेते हैं और थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। वांग कहता है हमें जल्दी से कोई प्लान बनाना पड़ेगा, इन कीपर्स को कैसे हराना है। वो मोमो से पूछते तुम ठीक हो, बल्डी का पंच काफी हार्ड था। मोमो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, पर वो वांग से पूछती है कि अगर तुम अकेले होते तो क्या तुम यहाँ से बचकर भाग पाते। वांग फिंग जवाब देता है नहीं, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे लाओ नाम के एक आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए मैं कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। वो थोड़ी सी क्यूरियस होती है पर वांग के पास अपनी बैक स्टोरी बताने का टाइम नहीं होता। वो कहता है कि पीस कीपर जल्दी से उन्हें ढूंढ लेंगे और उससे अच्छा कि उनका सामना सीधा करे। फिर वो बाहर निकलता है और 3 पीस कीपर को रोक लेता है जो कि थोड़ा सरप्राइज होते कि वो उसके साथ नहीं है। वांग रिलैक्स तरीके से कहते कि वो कमजोर लड़की उसके लिए सिर्फ रुकावट बनेगी और वो अकेला ही अच्छा है, फाइट कर सकता है। तब मोमी अपनी टीम की एक एवरेज जोई से कहती है कि वो जल्दी से लड़की का पता लगाए और वो तुरंत भाग जाता है। मोमी वांग से सरेंडर करने के लिए कहती है पर तभी अचानक से उसके सिर की छत कट जाती है और मोमी वहाँ से जम करके आती है जिसे देखकर वो सरप्राइज हो जाती है। वो बहुत ही जोर से बिना किसी दया के अटैक करती है और जब बेल्डी पीछे से अटैक करने लगता है तब वांग एक ही पंच में उसको हरा देता है। लड़की अपने टीममेट को गिरते देख थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और उस मौके पर मुंह उसे किक मारकर नीचे गिरा देती है। वांग मुंह से कहती है कि अब बैकअप आने से पहले भागना चाहिए। वो उसे ट्रेजर रूम तक लेकर जाता है और वहाँ की दीवार तोड़कर अंदर चला जाता है। मुंह उसकी ताकत को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है पर साथ ही क्यूरियस भी होती है कि वो पहले अपनी ताकत को क्यों नहीं दिखा रहा था। वांग जवाब नहीं देता है। वो दोनों ट्रेजर रूम में अपनी पसंद की चीजें ढूंढने लगते हैं। मुंह जल्दी एक पुराना स्क्रोल को ढूंढ लेती है जो कि वो ढूंढ रही थी और उसे अपना समझ लेती है, पर वांग को एक स्क्रोल या फिर बुक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ ऑडियो बुक्स ही सुनता है। तभी उसको वो ऑब्सिडियन क्यूब मिलता है जो कि वो ढूंढ रहा था और उसे ले लेता है। फिर मुंह उसको ट्रेजर रूम में नीचे वाले फ्लोर पर लेकर जाती है जहाँ एक सीक्रेट जेनेटिक इंजीनियरिंग लैब होता है। वो वांग को बताते हैं कि वो ड्रेनेज पाइप से बिल्डिंग के नीचे निकल सकते हैं, पर ये क्यों जानती है वो ये नहीं बताते। दूसरी तरफ 2 पीस कीपर उठ जाते हैं और तीसरा बंदा वापस आता है। जब वो उन्हें मदद करता है तो उनका बॉस वहाँ पर आता है और तीनों पर नजर होता है, पर फिर भी उन्हें मिशन पूरा करने के लिए कहता है और कुछ मिस्टीरियस नैली गोली खाने का ऑर्डर देता है। वही वांग और मुंह एलिवेटर के नीचे वाले फ्लोर पर आ जाते हैं। वांग मुंह से पूछते कि वो सीधा नीचे वाले फ्लोर पर क्यों नहीं जाती, पर मुंह कहती कि उसका यहाँ पर कोई काम नहीं है और अगर वो चाहे तो यहाँ से जा सकता है। पर वांग कहता है कि वो आज से उसका बॉडीगार्ड है और अपना काम करेगा क्योंकि उसे पेमेंट मिल रही है। तभी वो नेक्स्ट फ्लोर पर पहुँचते हैं और मुंह वांग से साइड जाने को कहती है क्योंकि वो बाहर फाइट के लिए पोजीशन लेती है। वहाँ पर कुछ आर्मेड गार्ड्स रेडी होते हैं इंट्रूडर्स को रोकने के लिए और जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुलता है वो लोग शूटिंग शुरू कर देते हैं। किस्मत से मुंह ने ये सब पहले ही सोच लिया था इसलिए वो जल्दी से उन सबको निपटा देती है। वांग इस बात से बहुत ही इम्प्रेस्ड होता है पर मुंह उसे बताते कि अब उनके पास बिल्कुल भी टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं है। वो अपने हाथ में एक मैप दिखाते हैं जिस पर जिस फ्लोर पर वो है उनका नक्शा बना होता है और अपनी अगली मंजिल की तरफ पॉइंट करती है। वो मंजिल फ्लोर के बीच में। मुंह कहती है जब हम अपना काम वहाँ पर कर लेंगे तब हम ईस्ट की तरफ निकलेंगे, वहाँ एलिवेटर्स मिलेंगे और उनके थ्रू हम स्वीर तक लेकर जा सकते हैं। वांग प्लान से एग्री करता है पर वो थोड़ा सा गड़बड़ कर जाता है और गलत डायरेक्शन में भागने लगता है क्योंकि वो थोड़ा सा इडियट है और मैप्स पढ़ना नहीं जानता। फिर भी वो मुंह के पीछे सही रास्ते पर आ जाता है और जल्दी उनके सामने जमीन पर खून का ट्रेल दिखाई देता है। वांग का दिल टाइट हो जाता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है इस खून को देखकर, लेकिन वो सीधा उस डोर की तरफ बढ़ती है और अपने ग्लास पर लगे स्पेशल फिंगरप्रिंट से डोर को खोल देती है। वांग कहता है यहाँ इतना खतरनाक जगह पर हम अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। वो उसको रोक कर कहते कि ये मेरा मिशन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, हम यहाँ जरूर आएंगे। जब डोर खुलता है तो वांग और मुंह खुद को एक कॉन्टिनेंट फैसिलिटी में पाते हैं। ये वही बायोजेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसको होस्ट चलाता था। वो जगह मोस्टर से भरी हुई है। वांग फिर से मुंह को कहता है कि चलो यहाँ से निकलते हैं, पर मुंह चुप होकर कहती कि तुम अपना बॉडीगार्ड का काम कर सकते हो या फिर यहाँ से जा सकते हो, पर मैं अपने मिशन के एंड तक जाऊंगी। वो दोनों
दोनों धीरे धीरे उस कमरे में आगे बढ़ते हैं तो वोंग पूछते हैं कि ये जगह क्या है। मू बताती है कि बायोजेनेटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट लिविंग क्रिएचर को मॉडिफाई करता है ताकि वो सबसे मजबूत बायोलॉजिकल वेपन्स बना सके। वो आगे समझाती कि रिसर्च वालों को लगता है कि वो गॉड है, पर उन्हें अपने कामों का रिस्क का पता नहीं होता है। सब कुछ इसलिए क्योंकि उन्हें ह्यूमैनिटी पर भरोसा नहीं है। फिर वो सामने वाले दरवाजे को खोलती है और वोंग को कहती है कि असली बुराई तो इस जगह के अंदर छिपी हुई है। वो दरवाजा उन्हें लैब के सबसे अंदर हिस्से वाले में लेकर जाता है, जहाँ एक साइंटिस्ट कुछ हाइब्रिड क्रिएचर को बड़े बड़े गिलास कैप्सूल्स में स्टडी कर रहा होता है। साइंटिस्ट मुंह को ग्रेट करता है, कहता है कि प्रोफेसर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, अब तुम फाइनली आ गई हो। वोंग थोड़ा हैरान हो जाता है कि वो औरत कितनी रिलैक्स्ड लगती है। साइंटिस्ट उन्हें कहता है कि थोड़ी देर रुक जाओ, मैं प्रोफेसर को बुला कर लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी आता है जो मुंह को जानता है। वो पूछता है तुम्हारा साथी कहाँ पर है। मुंह सीधा कहती है कि फालतू की बातें मत करो, मेडिसिन कहाँ है जो तुमने प्रोमिस की थी। बूढ़ा आदमी हंसकर कहता है कि मैं तुम्हें दवा दूंगा अगर तुम मुझे वो ट्रेजर दोगे जो कि मैं वॉलेट से लेकर आई हो तुम। वोंग को समझ में नहीं आता है कि ये क्या डील है। प्रोफेसर समझाता है कि मैं और मुंह एक डील में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। मुंह कहती है कि मैं तुम्हें ट्रेजर दूंगी पर तुम्हें पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम्हारी दवा सच में काम करती है। बूढ़ा आदमी मुंह को बताता है कि जो ऑर्डर कीपर्स अभी आई थी जिनमें बहुत ही थकावट दिख रही थी वो कुछ खास नहीं थे, बस थोड़ी देर पहले वो नॉर्मल थे और उनकी औकात उसकी रिसर्च की वजह से बढ़ी जो कि प्रोफेसर ने की थी। प्रोफेसर कहता है कि मैंने अलग अलग जीवों का डीएनए मिलाकर 95 सक्सेस रेट को हासिल किया था, पर होस्ट ने मुझे रोक दिया अपनी रिसर्च को क्योंकि वो मिलिट्री के लिए बायोलॉजिकल वेपन्स बनाना चाहता था। लेकिन बूढ़ा आदमी खुश नहीं होता इस बात से। उसका मानना होता है कि ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स बायोटेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा लेबल है। वोंग को ये सुनकर गुस्सा आता है इंसानों पर एक्सपेरिमेंट्स, पर प्रोफेसर को इस बात से कोई परवाह नहीं होती। वो कहता है कि मैं बस 5% दूर था उस रास्ते से जहाँ पर इंसानों को ज्यादा बनाया जा सकता है। सिर्फ ज्यादा ताकत नहीं मिलेगी बल्कि ये दवा भी बनेगी जो कि हर बीमारी का इलाज करेगी। प्रोफेसर गर्व से कहता है कि बहुत सारे साइंटिस्ट इस टॉपिक पर काम कर रहे हैं पर मेरा कोई मुकाबला नहीं है। मुंह उसकी ये बातें और नहीं सुन पाती और उसको एक कैप्सूल के सामने पिन कर देती है और गुस्से में कहती है। प्रोफेसर थोड़ी धीमी आवाज में कहता है कि अब मेरे पास दवा नहीं है, पर अगर तुम मुझे ट्रेजर दोगे तो मैं फंडिंग सिक्योर करके ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू कर सकता हूँ। वो प्रॉमिस करते हैं कि कुछ और एक्सपेरिमेंट के बाद वो हर बीमारी का दवा बना लेगा, पर मुंह उसकी बातों को अब बिल्कुल इग्नोर कर देती है। वो अचानक प्रोफेसर पर वार करना शुरू कर देती है और उसे एक परवर्टेड फ्रॉड बुलाने लगती है जो इंसान की जिंदगी के साथ खेलता है। वो चिल्लाती है बेकार आदमी, इतने बुरे काम करके भी कुछ अच्छा नहीं बना पाया। वो अपनी तलवार उठाती है ताकि उसका काम तमाम कर सके। तभी असिस्टेंट उसके सामने बंदूक उठाता है और कहता है रुको। मुंह एकदम पीछे हट जाती है, पर जब वो औरत कहती है कि उनकी रिसर्च दुनिया की सबसे बड़ी चीज है और मुंह जैसे गरीब लोग इस बात को नहीं समझ सकते तो मुंह उसे भी धक्का मार देती है। वो दोनों को गालियां देने लगती है जैसे अभी वो उनके साथ डील कर रही थी और वैंग से कहती कि मेरे साथ मिलकर इस लैब को तबाह करो। लेकिन तभी वैंग को अजीब से फीलिंग होती है कि वो कुछ अजीब सा बिहेव करने लगता है और वैंग मुंह को वॉर्न करने से पहले टेलीपोर्ट हो जाता है स्पेस में। मुंह हैरान होती है कि वो कहाँ पर गायब हो गया, पर फिर भी वो अकेला ही आगे बढ़ने का फैसला करती है। प्रोफेसर उससे कहता है कि अपना लैब मत तोड़ना, ये कई सालों की मेहनत है। मुंह उसको कहती है तो तुम इसके साथ ही मर जाओ। दूसरी तरफ वैंग खुद को स्पेस रूम में पाता है। क्यूब उससे फिर से बात करने लगते हैं क्योंकि अब उसने ऑब्सिडियम क्यूब की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है। वैंग को क्यूब की आवाजें सुनकर बहुत ही खुशी होती है। फिर वो देखते हैं कि स्पेस रूम का साइज बहुत ही एक्सपेंड हो चुका है। क्यूब कहता है कि अब तुम हर 2 मिनट में 2 बार टेलीपोर्ट हो जाओगे और तुम्हारा रेंज भी बढ़कर 30 मीटर हो गया है। वोंग अपने टेलीपोर्टेशन से इतना पावरफुल हो गया कि वो अपने डबल से भारी चीजें भी लेकर जा सकता है। उसकी सुपर सेंस की रेंज भी काफी बढ़ गई होती है। तभी वो क्यूब उसे बताता है कि उसके पास एक नई स्किल आ गई है, डिवाइन बेस्टो। इस स्किल से वो जो पावर जेम्स को एब्जॉर्ब करता है वो उसे दूसरों को भी ट्रांसफर कर सकता है, सिर्फ खुद के लिए नहीं। फिर क्यूब उसको टेलीपोर्ट करते हुए बाहर लेकर जाता है और वोंग को अपना बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल लग रहा होता है। दूसरी तरफ मुंह लैब के बाहर स्टोर रूम में बंद हुए क्रिएचर्स को आजाद कर रही होती है। तभी 3 ऑर्डर कीपर्स वहाँ पर आ जाते हैं और उसको ढूंढने के लिए, लेकिन अचानक बैट मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं। सब पहले तो पैनिक करते हैं, लेकिन वो लोग जो कि पहले स्ट्रेंज पिल्स ले चुके थे उनमें से एक नॉर्मी लड़का फायर पावर यूज करता है और बैट मॉन्स्टर को आग लगा देता है। मोमी काफी पैरानॉइड होती है, हर चीज को लेकर हमेशा अलर्ट रहती है। बेल्डी तो अपनी जिंदगी से ज्यादा पावर के चक्कर में अपना दिमाग खो बैठा है। नॉर्मी सबको बोलता है कि उसके पास नए पावर्स हैं, इसलिए वो मॉन्स्टर को इजीली हराएंगे। सब उसके पीछे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर ऊपर से उन पर जंप कर देता है। नॉर्मी के पास अपने आप को बचाने का टाइम नहीं होता और लिजार्ड डॉग हाइब्रिड मॉन्स्टर उसको तुरंत मार देता है। गार्ड्स मॉन्स्टर पर गोली चलाते हैं,
हैं, लेकिन मोस्टर की मोटी स्किन से गोली बाउंस हो जाती है। वो वॉल पर चढ़ जाता है और गार्ड को अपनी जात से पकड़ने की कोशिश करता है। तभी मोमी अपनी विप से मोस्टर को रोक देती है और वो सबको खींचकर अपनी तरफ ले आती है और बेल्डी पूरी ताकत से अटैक करता है, मोस्टर में छेद कर देता है। मुंह जब आगे बढ़ती है तो रास्ते में डेड एंड आ जाता है। वो सोचती है कि शायद से उसका मैप गलत है। तभी पीछे से उस पर कोई अटैक कर देता है। लकी है कि मुंह अपनी क्विक रिफ्लेक्स से अटैक को रोक लेती है और देखती कि वो दो ऑर्डर कीपर्स होते हैं जो कि नोटिस करते कि उन्हें मोस्टर फाइट में थोड़ी सी चोट लगी होती है, तो थोड़ा मजाक भी कर देती है। सोचा था कि तुम लोग ज्यादा स्ट्रगल करोगे। मम्मी को ये बात पसंद नहीं आती। वो गुस्से में आकर अटैक कर देती है। वो सब अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है और फिर क्लोज जाकर काउंटर अटैक करने लगता है। लेकिन विप वाली औरत अपने नाइफ निकाल लेती है और दोनों बाहर फाइट करने लगते हैं। वो एक दूसरे को थोड़ा मारते हैं पर ज्यादा डैमेज नहीं होता। फिर विप वाली औरत समहाउ मुंह के हाथ को फंसा लेती है और इलेक्ट्रिक करंट से उसको थोड़ी देर के लिए पैरालाइज कर देती है। अपनी अपॉर्चुनिटी पर बैडली तेज स्पीड से मुंह पर फुल पावर से पंच मार देती है। मुंह समहाउ सरवाइव कर लेती है। एकदम डॉलर स्टोर वन पंच में जैसे फीलिंग आती है। फिर मम्मी उसको जमीन पर स्लैम कर देती है। बैडली उसके पास जाता है उसे फिनिश करने के लिए, लेकिन वो औरत उससे कहती है कि चाहे तुम्हारा मोटिवेशन कुछ भी हो, अब तुम नहीं कर सकती हो। लेकिन विप वाली मम्मी मुंह को थैंक्स कहती है कि उसने प्रोफेसर का सामना किया, क्योंकि वो उन सभी को कितना तकलीफ दिया था। जब वो लोग छोटे थे तो उसने उन्हें अपने पास रखा था और टेस्ट सब्जेक्ट बना दिया था। वो कहते कि उनका बुरा पास्ट उनके बुरे कर्मों को जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन विप मम्मी को इस बात की कोई परवाह नहीं होती। वो डिसाइड करती कि मुंह को जल्दी से खत्म करना होगा। वो बेल्डी को ऑर्डर देती है कि मुंह को मार डालो, लेकिन तभी अचानक टाइम एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है, क्योंकि वह वापस जमीन पर आ जाता है। उसका टेलीपोर्ट करने का एनर्जी इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि बेल्डी हवा में उछल जाता है और विप मम्मी भी शॉक हो जाती है। उसको समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। वैंग धीरे धीरे नीचे उतरता है। उसकी बॉडी से एनर्जी निकल रही होती है और उसे रियलाइज होता है कि वो बिल्कुल सही टाइम पर वापस आ गया। मुंह वैंग को देखकर खुश होती है, लेकिन थोड़ी देर में उस पर गुस्सा भी करती है कि इतनी देर पहले उसे क्यों छोड़कर चला गया। तभी वैंग कुछ मोस्टर को उनकी तरफ आते हुए देखता है और मुंह को कहता है कि पीछे मुड़कर देखने को। जब मुंह मोड़ती तो वो दो लिजार्ड डॉग्स उसको अपनी तरफ आते हुए देखकर पैनिक हो जाते हैं। वैंग बस उनका हाथ पकड़ लेता है और विप वाली लड़की सायरा को बाय बोलती है। जब वो दोनों टेलीपोर्ट करते हैं, सायरा बिल्कुल हिल जाती है। तभी दो मोस्टर उस पर साथ में अटैक करते हैं। वैंग और मुस्वेर तक पहुंच जाते हैं। वहाँ मुंह वैंग से पूछती है ये कैसे किया। वैंग हल्का सा स्माइल करता है और कहता है ट्रेड सिगरेट। फिर वो कहता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मुंह एग्री करती है और कहती है जब वो उसके घर सेफली पहुंच जाएंगे तो उसे एक स्पेशल बोनस मिलेगा। लेकिन तभी ऑर्डर कीपर का बॉस वहाँ पर आता है और कहता है कि वो लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। वैंग थोड़ा परेशान होता है क्योंकि उसे पता नहीं चला कि वो आदमी कैसे आ गया। फिर क्यूब उसकी चिंता बढ़ाता है, कहता है कि उस आदमी का पावर लेवल बहुत ही हाई है। पता चलता है कि उस आदमी को लेकर जानती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे हो। लेकर जवाब देता है कि वो जानता है कि वो सोचती कि वो भी किसी असासिनेशन मिशन पर अबोर्ड है और उसको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा था। वो कहता है कि 2 महीने पहले जब उसे पता लगा कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन चोरी हो रही है तो वो बहुत ही एक्साइटेड हुआ था, सोच के कि उसका सामना एक बहुत ही स्किल्ड फाइटर से होगा। लेकिन अब वो डिसअपॉइंटेड है क्योंकि उसको बच्चों से लड़ना पड़ेगा। फिर वो वैंग की तरफ बढ़ता है और उसकी स्पीड ऐसी लगती है कि जैसे वो हर स्टेप से टेलीपोर्ट कर रहा हो। मुंह डर के मारे फ्रोजन हो जाती है, अपनी तलवार पकड़े खड़ी रहती है। वैंग लीकर को देखता है और कहता है कि उसका पावर लेवल तेजी से बढ़ रहा होता है। लीकर कहता है कि वैंग और मुंह अभी उसके वक्त के लायक नहीं है, पर अगर दोनों अच्छी ट्रेनिंग ले तो वो ग्रो कर सकते हैं। लीकर कहता है कि उन बेवकूफों से कई बेहतर है। वो उन्हें हराता है और फिर ऑफर करता है कि वो उन्हें अपनी टीम में ले लेगा। धीरे धीरे अपना हाथ मुंह की तरफ बढ़ाता है, जो कि इतनी डर गई होती कि हिल भी नहीं पा रही होती है। तभी वैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और मुंह को उसकी होश में लाता है। लीकर गुस्से में पूछता है कि तू क्या चाहता है, और बिना किसी वार्निंग के वैंग उस पर अटैक कर देता है। लीकर अपनी स्पीड से वोंग को पीछे ढकेल देता है, पर जब लीकर की स्लेव फट जाती है तो वोंग देखता है कि उसकी नाइफ उसके लोहे जैसे स्किन को टक्कर नहीं दे पाई। लीकर अपना हाथ एक बैटल एक्स में डाल देता है और वोंग पर जोर से स्विंग करता है। वोंग बस डोज कर पाता है और धीरे धीरे पीछे हटने लगता है, जहां उसका पोजीशन अनकंफर्टेबल हो जाता है। लीकर सोचता है कि अब फिनिशिंग वो मारेगा। तभी मुंह इस मौके का फायदा उठाकर उसके पीछे से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन लीकर अपना एल्बो उठा कर देता है और आसानी से उसके अटैक को रोक लेता है। मुंह फिर से अपने एल्बो फिक्स करता है और वोंग को एक किक मारकर दूर कर देता है। वो मुंह की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वैंग उसके पीछे टेलीपोर्ट करता है और उसके फेस पर किक मार देता है। लीकर इस अटैक से बहुत ही सरप्राइज हो जाता है, पर एक पल में अपना कंट्रोल वापस ले लेता है। वो वैंग का पैर पकड़कर उसे तेजी से घुमाता है और फिर जोर से दीवार से टकरा देता है। फिर अपने हाथ को स्पाइक्स में डालकर उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, पर मुंह एक चाकू फेंक कर उसका ध्यान भटकाती है। उसके बाद वो तेजी से उसके पीछे जाकर अटैक करती है, लेकिन लीकर उसकी मूव को पहले से प्रिडिक्ट कर लेता है और डोज
कर लेता है। तभी वैंग खुद उठता है और अपने टेलीपोर्टेशन स्किल का यूज करते हुए लीकर पर अपना अनप्रेडिक्टेबल अटैक बरसाता है। वो उसके फेस को चोट पहुंचाने में कामयाब होता है और लीकर पीछे हट जाता है। समझ जाता है कि उसने दोनों बच्चों को अंडर एस्टिमेट किया था। मू वोंग से पूछती है क्या हम जीत सकते हैं अगर हम साथ में लड़ते हैं। तो वैंग कहता है कि अगर हम भागे तो शायद से बच पाएंगे। फिर वो क्यूब को कहता है कि अपनी नई स्किल डिवाइन बिस्टो का यूज करें और जेम स्टोन की एनर्जी को चाकू में ट्रांसफर करें। क्यूब बताता है कि चाकू को सिर्फ 25% एनर्जी मिलेगी और फेल होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और वैंग अपनी स्किल को यूज नहीं कर पाएगा जब तक कि क्यूब चाकू को इंशेंट कर रहा होगा। पर वैंग अपने प्लान पर कायम रहता है। तभी लीकर वैंग को खोया हुआ देखकर जोर से उस पर दौड़ता है और एक भयंकर पंच मार देता है। वैंग घुटनों के बल गिर जाता है और अपना चाकू खो देता है, पर उस वक्त टेलीपोर्ट करके स्पेस रूम में चला जाता है। मो उसका कवर लेने के लिए आती है और लीकर पर अटैक करती है, पर लीकर आसानी से उसके अटैक को हटा देता है। अचानक वैंग उससे कहते है कि डक और अपनी फुल स्ट्रेंथ से लीकर को किक मारने की कोशिश करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि लीकर उसका पैर पकड़ लेता है और जोर से जमीन पर गिरा देता है। मो पीछे से अटैक करते हैं लेकिन लीकर उसको रोक लेता है। फिर उसके पेट पर किक मारता है और सीधा पानी में फेंक देता है। फिर वो वैंग की तरफ मुड़ता है जो कि अभी तक उठने की कोशिश कर रहा होता है और उसको जोर से धक्का देके दूर भगा देता है। लीकर वैंग से पूछते है कि अब तुम अपनी स्पेशल टेक्निक्स क्यों नहीं यूज कर पा रहे हो। वैंग चुप रहता है क्योंकि वही तो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वही मो वैंग के लिए परेशान होती है, लेकिन तभी वो सीवर में कुछ कचरा तैरता हुआ देखती है और कहती है चलो तुम यहाँ से निकल जाओ। मो कुछ कहना चाहती है लेकिन वैंग उसको चुप कराकर कहता है कि बस मेरी बात मान जाओ। फिर अचानक वैंग उस कचरे के बैग को जोर से लीकर की तरफ किक मारता है। लीकर आसानी से उसे रोक लेता है लेकिन तभी मुंह अभी भी अपने पैर से गंदगी वाला पानी उसकी तरफ फेंकती है। लीकर दोनों को चिल्लाता है कि ये बचकानी हरकतें बंद करो, इन सब से कुछ भी नहीं होगा। तब वैंग एक छोटा सा पत्थर उठाता है और उसको लीकर की तरफ फेंकता है। लीकर उसे पकड़ लेता है लेकिन वो पत्थर एक बॉम्ब निकलता है जो कि उसके हाथ में ही फट जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए मुंह और वैंग भाग निकलते हैं, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट में लीकर को सिर्फ अपनी शर्ट को ही खो देनी पड़ती है। वो जल्दी से उनके पीछे जाता है और जब मुंह उसको पीछे से अटैक करती है तब भी उसकी तलवार को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसकी गर्दन दबाकर दबाव बनाता है और जोर से उसको दीवार से टकरा देता है। जब मुंह बेहोश हो जाती तब वैंग उठता है और लड़ाई कंटिन्यू करता है। वो लीकर पर अटैक करता है लेकिन लीकर उसका आसानी से पकड़ लेता है और अपनी पूरी ताकत से एक जोर का मुक्का मारता है जिससे कि वैंग खून खाता हुआ खांसी करता है। वैंग घुटनों के बल गिर जाता है पर हिम्मत नहीं हारता, दोबारा से पंच करने की कोशिश करता है। लीकर अपने पत्थर जैसे ऐप से उस मौके को रोक लेता है जो कि वोंग को और भी गुस्सा दिलाता है। फिर वो वोंग को जोर से दीवार की तरफ धक्का देता है और उसके पास जाकर धमकी भरी नजरों से कहता है कि अब मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगा। वोंग अपनी क्यूब से पूछते है कि नाइफ को जेम स्टोन की एनर्जी से इंशेंट होने में कितना टाइम लगेगा। क्यूब कहता है थोड़ा ज्यादा टाइम, 1 मिनट से भी ऊपर लगेगा। वैंग सोचता है शायद से मैं इतना टाइम सर्वाइव कर पाऊँ। क्यूब एग्री करता है तुम्हें काफी फ्रैक्चर्स है और खून भी बहुत ही खो दिया, तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत है। तभी लीकर उसके पास आता है, उसकी गर्दन पकड़ लेता है और हाथों को लोहे जैसा कर देता है ताकि ग्रिप और भी टाइट हो जाए। वो मजाक में कहता है कि इतनी हिम्मत क्यों कर रहा है, पैसा चाहिए, मुंह चाहिए या बस कुछ पॉइंट्स कमाकर हीरो बनना चाहता है। फिर लीकर अपना दूसरा हाथ एक्स में बदल लेता है और वैंग से पूछता है कि कौन सा हिस्सा तुम्हारा सबसे कम मिस होगा क्योंकि मैं वही काट दूंगा। वैंग धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। उसका आखिरी ख्याल अपनी गर्लफ्रेंड याओ के बारे में ही होता है। फिर उसका बॉडी लिम्प कर देता है और वो खून की खांसी करता है जो कि लीकर को खुश कर देता है। लेकिन जब लीकर सिर्फ वैंग को टॉर्चर करने में बिजी था तब मुंह चुपके से उसके पीछे आ गई थी और अपनी तलवार उसके सीने में घुसा दी, एक फटल स्ट्राइक। लीकर वैंग को छोड़ देता है जो कि थोड़ी देर में होश में आता है और मुंह से पूछता है तुम यहाँ पर क्यों, तुम्हें तो भाग जाना चाहिए था। मुंह दौड़ती हुई कहती कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकती थी। तब क्यों वैंग को इन्फॉर्म करता है कि लीकर का बॉडी अभी भी नॉर्मल काम कर रहा है। छाती में घुसने के बाद भी वैंग समझ जाता है कि लीकर असल में जिंदा इंजर्ड नहीं है और तुरंत मुंह को वॉर्न करता है। इस वजह से मुंह उस बूढ़े चालाकी भरे अटैक से बच जाती है। लीकर जब उस पर अटैक करता है तो मुंह हर अटैक को तेजी से ब्लॉक करके बचती निकलती है, लेकिन लीकर अपने हाथों से एक एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है जो कि मुंह को गिराने में कामयाब हो जाता है। वोंग मुंह के लिए बहुत ही वॉरिड होता है पर लीकर चिल्लाता है ये लड़की बेवकूफ थी जो कि मेरे जैसे ऑर्डर कीपर को चैलेंज कर बैठी, जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी और दरवाजों की वजह से और भी स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। फिर वो अपनी सीने से तलवार निकालता है और कहता है कि तुम फेल हो गई, पर तुम्हारी कोशिश काबिल तारीफ है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी इस तलवार से मारूंगा। तभी क्यों वैंग को बताता है कि नाइफ अब एक रेयर ग्रेड वेपन बन चुका है जिसमें आइस एलिमेंटल डैमेज है। वैंग खुश हो जाता है और उठने लगता है। वो सोचता है कि अपने पावरफुल वेपन से अब सिचुएशन बदल सकता है, लेकिन जैसे ही वो नाइफ को समन करता है क्यों बताता है कि इंशेंटमेंट फेल हो गया है और नाइफ 15 सेकंड में ही फटने वाला है। वैंग पैनिक में आ जाता है। क्यूब कहता है कि नाइफ को तुरंत डिस्कॉर्ड करो और दूर रहो, पर फिर वैंग के दिमाग में एक आइडिया आता है, इस बम को
कैसे यूज करे और लिकर की तरफ दौड़ता है और उस पर स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा आदमी अपने हाथ से नाइफ को रोक लेता है। लिकर गुस्से में कहता है कि तुम अभी तक कुछ भी नहीं सीखे और बिना किसी रोक टोक के वैंग को एक जोर का पंच मार देता है, जिससे कि वैंग दूर जाकर उछल जाता है। मू तुरंत वैंग के पास दौड़ती है, उसकी चिंता करती है। लिकर अपनी बकवास जारी रखता है, दोनों कितने बेवकूफ हैं। फिर वो नाइफ अपने हाथ से निकालता है और उसी वक्त नाइफ फट जाता है। उस एक्सप्लोजन के साथ आसपास का सब कुछ आइस में जम जाता है। वैंग देखता है कि लिकर आइस की जेल में बंद है। वो खुश होता है, सोचता है कि अब जीत उनकी, लेकिन तब आइस में से दरार आने लगती है, स्टीम निकलने लगती है। क्यू वैंग को बताता है कि लिकर का पावर लेवल 500 क्रॉस कर गया और वो अभी और बढ़ता जा रहा है। वैंग समझ जाता है कि अगर लिकर आइस की जेल से बाहर आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो तुरंत मुंह से कहता है कि भागो। जैसे ही वो दोनों भागते हैं, सीवर का स्ट्रक्चर लिकर की तेज पावर की वजह से गिरने लगता है। जल्दी वो दोनों ड्रेनेज आउटलेट तक पहुंच जाते हैं। वैंग मुंह से कहता है कि तुम पहले भाग जा। मुंह मना कर देती है, मैं तुझे यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे किसी का इतना बड़ा फेवर देना पसंद नहीं। लेकिन वैंग उसे यकीन दिलाता है कि मैं अपने दम पर बच पाऊंगा। तभी लिकर आइस की जेल को तोड़कर निकलता है। पूरा बॉडी स्टील जैसा हो गया उसका और वो जोर से चिल्लाता है कि तुम दोनों इस जगह से जिंदा नहीं जाओगे। वैंग मुंह को एक जोर से धक्का देता है एज के नीचे की तरफ से, ताकि वो बच जाए। फिर अपनी तरफ मुड़कर लिकर का सामना करता है, जो कि एक ट्रक की तरफ उसकी तरफ भाग रहा होता है। वैंग पूरी हिम्मत से खड़ा होता है, कॉन्फिडेंट अभी भी है, उसके जीतने के चांस है। लिकर का पावर लेवल 600 क्रॉस हो चुका होता है। वो वॉल से टकराता है, पूरा सीवर तोड़ देता है। लकी है कि उसने वोंग को नहीं मारा, जो लिकर को और ज्यादा गुस्से में डाल देता है। अल्टीमेटली अपना सबसे बड़ा टेक्निक वेस्ट करने का गुस्सा। वो जोर से चिल्लाता है, अगली बार जब वैंग या फिर मुंह मुझे दिखेंगे तो मैं उन्हें मार कर ही छोड़ूंगा। इस सब के बीच मुंह सीवर में तैरते हुए एग्जिट की तरफ जा रही होती है। वो उम्मीद करती कि वैंग सेफ होगा, पर असली बात तो ये होती कि वैंग ने मुंह के बैग पर छिपकर क्यूब को छुपा लिया था और उनमें टेलीपोर्ट कर लिया था। अब वो इतना थक चुका होता है कि क्यूब के अंदर से बाहर आने या फिर कुछ करने की हिम्मत नहीं है और सो जाता है, सोचकर कि आराम करने से थोड़ा बेहतर महसूस होगा। रेस्ट के बाद वो थोड़ा सा थक जाता है और कुछ दिन के बाद स्कूल जाने लायक फिट हो जाता है। वो बार बार पार्टी में हुआ सब कुछ सोचता है और ये समझने की कोशिश करता है कि सुपर ह्यूमन दुनिया कितनी ज्यादा खतरनाक है, जितना कि उसने सोचा भी नहीं था। लेकिन जिंदगी को इतना रिस्क लेने के बाद भी उसके पास अभी तक याओ या फिर जिन के बारे में कोई क्लू नहीं है। वो सोचता है कि अब क्या करे। फिर अचानक वो खुद एक कॉन्फ्रेंस रूम में पाता है, जहाँ मुंह और उसके गार्ड खुद उसका इंतजार कर रहे होते हैं। गार्ड उसे एक कार्ड देता है, एक सुपर ह्यूमन आइडेंटिटी कार्ड। मुंह उससे पूछती है तो इतना क्या सोच रहा है। अब वैंग समझता है कि मुंह ने उसे स्कूल से बाहर खींचा और यहाँ पर ले आया और उसे उसके सुपर ह्यूमन आइडेंटिटी कार्ड और एक कंपटीशन के बारे में बताती है, जो कि जल्दी होने वाला है। वैंग का दिमाग पहले से स्ट्रेस में था, तो ये इन्फॉर्मेशन उसके लिए ज्यादा हो गई और वो थोड़ी देर के लिए जोन आउट हो गया। फिर वो अपनी कन्फेशन मुंह को बताता है और मुंह कहती है कि तुम अपना टाइम ले, समझ ले सब, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए, क्या तू कंपटीशन में ज्वाइन करेगा। वैंग को समझ में नहीं आता कि अच्छा क्या है, तो मुंह एक बटन प्रेस करती है और एक हाईटेक ट्रेनिंग सेंटर दिखाती है जो उसे कंपटीशन के लिए तैयार करेगा। वो कहती है कि मैंने तुझे अपनी टीम में चुन लिया है, लेकिन वैंग तुरंत मना कर देता है, मेरे पास कुछ ज्यादा जरूरी काम नहीं है। वो पहले से जानती कि वैंग अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढना चाहता है, तो वो उससे कहती कि अगर तू कंपटीशन लेगा तो मैं तुझे फ्री में कुछ इन्फो दूंगी। फिर मुंह बताती है कि जिन वो लड़का है जिसे याओ ने ले गया है, 43 यार्ड वर्ल्ड कंपटीशन के MVP था। ये बात सुनते ही वोंग का पूरा दिन उसकी तरफ चला जाता है। मुंह कहती है कि जिन बहुत ही पावरफुल है और छुपने में एक्सपर्ट है, इसलिए कोई उसे अकेला नहीं ढूंढ सकता, लेकिन अगर हम अच्छा कंपटीशन करते हैं तो शायद से कुछ क्लू मिल सकते हैं। और तब वैंग डिसाइड करता है कि मुंह की टीम को ज्वाइन करेगा और अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। इसी के साथ ये एनिमे का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।